नमस्कार, खरा सौदा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ है मेरी सहयोगी डिम्पी कालरा और मुंबई स्टूडियो से प्रियंका उपल आनंद भी हमारे साथ हैं। कल हमने सितंबर सीरीज की कमजोर एक्सपायरी देखी। निफ्टी तकरीबन 200 अंक गिरकर बंद हुआ, लेकिन अच्छी चीज ये रही कि 19,550 के आसपास जाकर क्लोजिंग हुई। इंट्राडे में आखिरी घंटे में हमने 19,500 के भी नीचे की आंकड़े देखे, कहीं ना कहीं थोड़ी चिंताएं बढ़ती हुई दिख रही थी, लेकिन फिर उसके बाद हमने थोड़ी सी रिकवरी यहां पर जरूर देखी। सवाल यह कि अक्टूबर सीरीज में अब आपको क्या करना चाहिए, कौन से शेयर यहां पर हीरो बनेंगे, रोलओवर्स के आंकड़े क्या संकेत दे रहे हैं, एफआईएस डीआईएस की पोजीशनिंग कैसी है, और आज के सत्र में चूंकि आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन भी है, आप ट्रेड के मौके कहां पर बनेंगे। और एक और क्रूशियल चीज, अगला हफ्ता थोड़ा सा छोटा है, मतलब कि सोमवार की भी छुट्टी है, 4 दिन का ही ट्रेडिंग सेशन होगा, तो उसके पहले आपको कैसे सेटअप करना है, ये तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं 4 बड़े ट्रिगर्स के साथ। डाउ नीचे से 200 अंक सुधरा है, तो अमेरिकी बाजारों से संकेत ठीक ठाक है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी हम देख रहे हैं कि रेंज में है, थोड़ा सा सुस्त है, 19,630 के आसपास है। हालांकि एफआईएस को लेकर चिंताएं लगातार कायम है। 8 दिनों में 15,400 करोड़ की बिकवाली की है एफआईएस ने, तो एफआईएस को लेकर थोड़ी सी चिंता जरूर है, इस पर भी हम फोकस करेंगे। लेकिन आईटी शेयरों में शायद आज थोड़ा सा झटका देखने को मिले हमें। कल भी हमने कमजोरी वाला सत्र देखा था, आज थोड़ी सी कमजोरी हो सकता है कि और वहां पर बढ़ सकती है। और वजह यह है कि एक्सेंचर, जिसका कि बिजनेस मॉडल बिल्कुल भारतीय कंपनियों के जैसा ही है, इसके चलते हम तुलना भी करते हैं एक्सेंचर से, और कमजोर नतीजा है और गाइडेंस भी इन्होंने घटाया है अपने आय का, तो आईटी शेयरों पर दबाव के आसार हैं। एमसीएक्स कल तक कुछ ठीक था, पॉजिटिव खबरें आ रही थी, 3 अक्टूबर से लॉन्च की तैयारी थी, लेकिन सेबी ने निर्देश दिया है कि आप अपने नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लॉन्च को टाल दीजिए और तब तक मॉक ट्रेडिंग के जो सेशंस हैं वो जारी रहेंगे। आखिर एमसीएक्स ने ऐसा क्यों किया है? क्या सेबी से मंजूरी नहीं ली गई थी? क्या एमसीएक्स के शेयर में झटका लगेगा क्योंकि हमने तेजी कल अच्छी खासी देखी थी? इन तमाम सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे विस्तार से और अपने एक्सपर्ट्स का व्यू भी लेंगे। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं एमसीएक्स वाली खबर से ही, क्योंकि ये खबर बिल्कुल ताजा है। एमसीएक्स ने सेबी ने एमसीएक्स को नए प्लेटफॉर्म को टालने का सुझाव दिया है और एमसीएक्स ने सेबी के सुझाव को मान लिया है मार्केट रेगुलेटर को। इस बारे में ज्यादा जानकारी लेते हैं। विश्वमोहन तमाम डिटेल्स एमसीएक्स से जुड़ी है हमारे साथ शेयर करते रहे। विश्वमोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वमोहन बताइए, क्या अपडेट्स हैं आपके पास, और आखिर सेबी ने, क्योंकि आई होप कि ये मंजूरी तो ली गई होगी पहले, आखिर ऐसी क्या अड़चन आ गई, क्या बाधा आ गई कि ये प्लेटफॉर्म को टालने का आदेश दिया गया है? देखिए, कभी भी कोई भी नया प्लेटफॉर्म अगर एक्सचेंज को अगर लाना है तो बिना कंप्लायंस के, बिना सेबी की मंजूरी के वो लोग नहीं लेकर आते हैं। तो हो सकता है कुछ अगर मेंबर्स की वजह से अगर कुछ फीडबैक दिया गया हो, कुछ शिकायतें आई हो, कुछ बग्स ऐसे रह गए हो, इस वजह से सेबी ने कहा होगा कि आप पूरी दिक्कतें दूर करें, लगातार मॉक ट्रेडिंग सेशन करे और उसके बाद उन्हें सिस्टम से रूबरू कराए, फिर ये लॉन्च करे। 3 अक्टूबर को लॉन्च होना था, लेकिन फिलहाल सेबी ने टाल दिया है। नया सर्कुलर एमसीएक्स की तरफ से अब तक जारी नहीं किया गया है। एमसीएक्स को मैंने फोन भी किया था उनके अधिकारियों को, उनकी तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया है। और सीपीआई के जो मेंबर्स हैं यहाँ पर, उनसे भी बात हुई थी, उन्हें भी अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। ब्रोकर्स के साथ जो उनकी जो ग्रुप है, उस ग्रुप में भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। अब दिक्कत क्या हो रही है एमसीएक्स के साथ? एमसीएक्स के बताऊं कि सालाना जब 63 मूव्स के साथ उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो 2022 सितंबर तक चला था, तो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट के लिए उनको सिर्फ 60 करोड़ साल में देना पड़ता था। उसके बाद क्या हुआ, 2021 में एमसीएक्स के बोर्ड ने टीसीएस को हायर कर लिया था, उन्हें प्लेटफॉर्म तैयार करने को कहा गया था। तो सितंबर 2022 तक के लिए तो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट था, 2014 से 2022 सितंबर के लिए 63 मूव्स का। उसके बाद 1 अक्टूबर से दिसंबर तक, 2022 की 3 महीने की बात कर रहा हूं, उस दौरान 63 मूव्स को एक्सटेंशन के लिए 3 महीने के लिए सिर्फ 60 करोड़ एमसीएक्स को एक्स्ट्रा खर्च करने पड़े। फिर जनवरी से जून के एक्सटेंशन के लिए उनको 162 करोड़ एमसीएक्स पर एक्स्ट्रा लागत एक्सटेंशन के लिए 63 मूव को देना पड़ा। फिर से अब क्या हुआ कि टीसीएस के प्लेटफॉर्म पे लगातार मॉक ट्रेडिंग तो चल रही है, लेकिन लॉन्च में देरी हो रही, तो एक बैकअप प्लान भी आपको चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, फिर से जून के बाद से अब दिसंबर तक के लिए बैकअप प्लान के तौर पर 63 मूव्स को एक्सटेंशन के लिए ऑर्डर दिया, जिससे 250 करोड़ का एक्स्ट्रा बजट बढ़ गया। यानी सिर्फ एक्सटेंशन में ही करीब करीब 472 करोड़ का एक्स्ट्रा बजट एमसीएक्स के ऊपर आ गया, जो उनको पूरा ड्रेन कर सकता है उनके प्रॉफिट पर। यही वजह है जो चिंता की बात हो सकती है। और बाजार इसलिए एमसीएक्स चल रहा था, उन्हें लग रहा था कि ये कॉस्ट अब कम हो जाएंगे जब पूरी तरह से वो माइग्रेट नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे हो जाएंगे, तो उनकी कॉस्ट बचेगी। लेकिन ये लगातार देरी हो रही है। हालांकि
दिसंबर तक ऑलरेडी बैकअप प्लान है, 63 मूव्स के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, तो अब तक तो कोई चिंता नहीं है। लेकिन कितनी देरी होगी, क्या सफाई आती है, तो दिन के दौरान जरूर पता लगेगा। मैं भी सीपीआई के लोगों से टच में हूं, उनके मेंबर्स के साथ, M6 के अधिकारियों से भी बात होगी, तो दिन के दौरान कुछ सफाई होगी। लेकिन अभी मॉक ट्रेडिंग की ही बातें चल रही है। आज भी मॉक ट्रेडिंग है, सुबह 9 से शाम 5 बजे तक लंबा मॉक ट्रेडिंग सेशन है। फिर 2 तारीख को भी है, जिस दिन छुट्टी है उस दिन भी पूरे दिन उन्होंने मॉक ट्रेडिंग सेशन रखा था। और क्लाइंट को कहा भी गया था कि वो आज के ट्रेडिंग के बाद जो कल से वो नया सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करना शुरू कर दें। लेकिन अब क्या देरी होगी, कब नए सॉफ्टवेयर पे अब क्या अपडेट है, सब कुछ मैं दिन के दौरान लेकर आऊंगा फिर से। बिल्कुल, शुक्रिया विश्वा। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट खबर है, इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि M6 पर लगातार जो नजर बना के रखे हुए हैं और उम्मीद यही थी कि सॉफ्टवेयर जल्दी से चालू हो, और इसी सर्ज में अच्छा खासा हमने इसी एंटिसिपेशन में अच्छी सर्ज हम स्टॉक पे लगातार देख रहे हैं। लेकिन अब इस खबर का क्या असर होगा इस स्टॉक पे, वो देखना होगा। लेकिन अभी शुक्रिया, सारा अपडेट हमें बताया, नजर बना के रखे इस पूरे अपडेट पर। लेकिन ग्लोबल मार्केट से जिस तरह के सिनेरियो इस वक्त आ रहे हैं, क्योंकि 30 सितंबर तक जो रेजोल्यूशन होना है, अदरवाइज यूएस का शटडाउन हो सकता है, और वो एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट भी है। पहले एक बार यूएस मार्केट्स के कल की चाल को भी समझ लेते हैं कि कल हुआ क्या। कल आपने तीनों इंडाइसेस देखे, वहां पर बढ़त के साथ बंद हुए। आप चाहे नैस्डैक की बात करें, डाउ जोन्स नैस्डैक में लगभग 1% की बढ़त थी, S&P लगभग आधा % बढ़ के बंद हुआ है, और डाउ जोन्स में भी आधे % की बढ़त देखने को मिली है। बॉन्ड यील्ड में थोड़ी सी नरमी देखने को मिली। लेकिन जो 2 बड़े इकोनॉमिक इंडिकेटर थे, उसमें से एक था जीडीपी का डेटा, जो अनुमान से अच्छा आया, और अनुमान के मुताबिक इनफैक्ट आया। लगभग 2.1% की ग्रोथ देखने को मिली। और आपको याद होगा लास्ट क्वार्टर का भी जीडीपी डेटा अच्छा आया था। जॉबलेस क्लेम डेटा आया, वो 2.15 लाख की उम्मीद थी, उससे थोड़ा कम आया। एक और बड़ा जो इंडिकेटर आ जाना है वो है पीसीई का डेटा, जो बहुत ही बड़ा गाउज होता है फेड के लिए अपनी नेक्स्ट अगली दिशा बताने के लिए। लेकिन इस वक्त जो बाजार थोड़े कॉशियस जरूर थे। कल एक आप क्या टेक्निकल रिबाउंड था, या बाजार बहुत अब तक एब्जॉर्ब कर चुका है, क्योंकि शटडाउन की न्यूज और इस पे रेजोल्यूशन अब तक जो नहीं हुआ है, उसके कारण बाजार चिंतित जरूर नजर आ रहे थे। लेकिन पहली बार नहीं है कि ये शटडाउन की बात हो रही है। इनफैक्ट आप 1976 से देखें तो कई बार शटडाउन की यूएस में शटडाउन हुआ है, यानी वो सर्विसेज बंद की गई हैं, और एक एक दिन के लिए बिजनेस डेज में वो सर्विसेज बंद की जाने पर कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट भी नहीं आया, और स्टॉक मार्केट ने अच्छे से डाइजेस्ट भी किया। क्या इस बार का ही ये सिनेरियो भी हो सकता है? इस वक्त क्यूज किस तरह से देख रहे हैं? हम संतोष राव से भी जुड़ेंगे, मैनहट्टन वेंचर पार्टनर्स के, हमारे साथ यूएस से बने होंगे इस पर और बात करेंगे। इनफैक्ट संतोष हमारे साथ बने भी हुए हैं। मॉर्निंग संतोष, क्योंकि जिस तरह के इस वक्त क्यूज आ रहे हैं, जीडीपी डेटा तो आप देखें, वहां से तो एक अच्छा सेंटिमेंट दिखा जब भी आपने यूएस मार्केट को रिबाउंड देखा। लेकिन ये जो शटडाउन को लेकर जो एक वरी बनी हुई है, और ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। पहले भी जब भी इंसिडेंट्स हुए हैं शटडाउन के सिंस 1976, हमने देखा हर बार मार्केट्स उसको डाइजेस्ट भी कर लेते हैं और उसके बाद पॉजिटिव रिटर्न में भी आते हैं। अच्छा खासी गिरावट हो चुकी है यूएस मार्केट्स में अब तक। आप क्या देख रहे हैं? आप क्या हम लोअर लेवल्स को टच कर हम यहाँ से एक रिबाउंड हो सकता है, या कंसर्न और बढ़ सकते हैं? कैसे देख रहे हैं आप? दो तीन चीज है। एक तो शटडाउन इतनी बड़ी इश्यू नहीं होती है यहाँ पे, क्योंकि अल्टीमेटली रिजॉल्व हो जाता है, क्योंकि यूएस विल नॉट डिफॉल्ट ऑन एनीथिंग। तो वो तो इश्यू नहीं है। आई थिंक दैट विल बी बैक, एंड इन द पास्ट आल्सो आई थिंक हम लोग रिकवर हो गए हैं, तो मार्केट में इतना ये फर्क नहीं पड़ेगा। बट इट इज कमिंग ऑन टॉप ऑफ other macro things going on. वो जो lag effects of the raises, interest rate raises, अभी beginning to feel now. Consumer sentiment is slowing down, even though he's been strong. The underlying fundamentals are good coming in. And GDP data जो आपने बताया ठीक है, third quarter का भी GDP number is going to be pretty good. So I think fourth quarter में expected slowdown है, हालांकि seasonally it ends up being very good, but अभी expectation is कि वो slow down, क्योंकि वो lag effects, वो जो tightening lending standards बढ़ गए हैं, टाइट हो रहा है, एंड होम प्राइसेस बढ़ गए हैं, सो थिंग्स लाइक दैट, एंड ऑयल एनर्जी प्राइसेस हैव गॉन अप, सो दैट्स हैविंग एन इफेक्ट ऑन इन्फ्लेशन। सो काफी प्रेशर्स हैं, तो आई थिंक मार्केट नीचे ही होने वाला है। एंड बट द बिग न्यूज इज द बॉन्ड मार्केट, इट्स रिकॉर्ड हाइज, एंड दैट इज पुटिंग प्रेशर, डाउनवर्ड प्रेशर ऑन स्टॉक मार्केट। तो आई थिंक आप देखेंगे स्लो है, सीजनली वेरी वीक सितंबर और अक्टूबर होता है हर साल, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। पर देखना पड़ेगा ये अर्निंग्स रिपोर्ट्स और पीसीई डेटा कल का, वो सब मिला के देखना पड़ेगा आगे का क्या होगा। तो कल अंदाजा आएगा, बेटर अंदाजा आएगा कि क्या होने वाला है 4Q।
कल और नेक्स्ट 2 वीक्स व्हेन द अर्निंग्स रिपोर्ट स्टार्ट्स। ठीक है संतोष सर, बहुत शुक्रिया आपका आज समझने के लिए सुबह सुबह, और ये तमाम आंकड़े, तमाम जो मूड माहौल है उसको कैप्चर करने के लिए, अच्छे से समझाने के लिए हमारे दर्शकों को। अब बाजार पर लौटते हैं। अमेरिकी बाजारों संकेत तो ठीक ठाक है। अगर हम घरेलू बाजारों की बात करें तो कल 2 हाफ में अगर बांट के देखें तो थोड़ी सी सही पिक्चर निकल के आएगी, क्योंकि दूसरे हाफ में जो सेलिंग थी वो थोड़ी सी इंटेंसिफाई हो गई, और कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना कि एक्सपायरी वाला जो ट्रेड होता है, अगर उस दिन कोई हलचल ही ना हो तो फिर मान लीजिए कोई एक्सपायरी में कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन कल हुआ और 19,523 के आसपास ये निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। और हमने थोड़ी सी रिकवरी देखी, 19,500 लेकर जो डर था कहीं उसके नीचे क्लोजिंग ना हो जाए, वहां से कुछ और ट्रिगर ना हो जाए नीचे के लेवल्स, वो कम से कम बच गया। अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो कल हमने देखा कि आईटी स्टॉक्स में बिकवाली थी, शायद आज ये जारी रहे। जिस तरह से एक्सचेंजर ने अपने नतीजे घोषित किए हैं, एडीआर से वो संकेत हमें मिल भी रहे हैं, और उन्होंने अपने रेवेन्यू का गाइडेंस भी कट किया है। टेक महिंद्रा वैसे भी कल लूजर था। कंजम्पशन वाले शेयर कल टूट रहे थे। एशियन पेंट्स के साथ साथ हमने देखा कि क्रूड के इंपैक्ट चलते और भी बहुत सारे एशियन पेंट्स, बर्जर, और अगर हम ब्रिटानिया, आईटीसी, ये तमाम शेयर नरमी दिखा रहे थे, और निफ्टी के 50 में से 45 शेयर कल लाल निशान के साथ बंद हुए। क्रूड थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि हल्का सा उसमें नरमी आई है, $95 के आसपास है। तो क्रूड प्लस अमेरिकी बाजार, हम कह सकते हैं आज के लिए कम से कम ये माहौल ठीक है। लेकिन वायदा बाजार के आंकड़े समझ लेते हैं डिम्पी से कि अक्टूबर सीरीज में किस तरह के रोल ओवर्स हैं, औसत के मुकाबले कैसे हैं रोल ओवर्स, एफआईडीआईज की पोजीशनिंग कैसी है, और स्टॉक्स में रोल ओवर कहां पर मजबूत हैं। तमाम आंकड़े लेकर डिम्पी के पास चलते हैं। डिम्पी बताइए, अब क्या माहौल दिख रहा है आपको? अक्टूबर सीरीज की शुरुआत आज हो रही है, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, मेरे को उम्मीद है कि अक्टूबर सितंबर से थोड़ी बेहतर होगी। मैंने एक वर्ड भी इस्तेमाल किया, थोड़ी बेहतर होगी। बहुत बेहतर होने के चांसेस कम लगते हैं, क्योंकि शुरुआती डाटा भी उतना स्ट्रांग नहीं आया। लेकिन हाँ, फिर भी मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि सितंबर में जो हुआ वो सीरीज़ के साथ ही ख़त्म मान लीजिए। आज अक्टूबर का नया सीरीज़ है, आज फ्राइडे का सेशन भी है, तो मार्केट एक अलग तरीके से नई सोच के साथ नई सीरीज़ में काम करेगा। मेरा ऐसा कैलकुलेशन है, प्रोबेबिलिटी है। दूसरी बात, रोल ओवर। अगर आप रोल ओवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, 76% का रोल ओवर हुआ है इस बार, जो कि एवरेज से करीब 2% कम है। बैंक निफ्टी का रोल ओवर 83% हुआ है, करीब 84% का एवरेज बनता है। ठीक है, मैं रोल ओवर के पॉइंट ऑफ व्यू से बुरा नहीं बोलूँगा, इतना ही होना चाहिए। सीरीज़ के अंदर आप कुछ प्राइस एक्शन तो दिखा नहीं रहे थे। बैंक निफ्टी ने बाकायदा आधे % का माइनस किया और निफ्टी ने 1% का प्लस किया, तो देखा जाए तो कुछ भी नहीं हुआ हाँ सीरीज़ के अंदर। अब आते हैं एफआईज के रोल के ऊपर। एफआईज का जो रोल है वो इस बार की सीरीज़ के अंदर पहले 15 दिन कुछ और था, लास्ट के 15 दिन कुछ और था। एवरेज बनती है 55% लॉन्ग की और 45% शॉर्ट की, तो यानी कि एफआईज भी ठंडे और शांति रहे, इसलिए सीरीज आपको काफ़ी हद तक शांत दिखी है। फिर हमने ये चेक किया कि अक्टूबर सीरीज के अंदर आखिरकार होता क्या है, पिछले 3 साल में अक्टूबर कैसे चला। तो तीनों बार का पॉजिटिव है अक्टूबर, 20 का, 21 का, 22 का पॉजिटिव था। तो इस बार की उम्मीद हम ये करते हैं कि 23 का भी अक्टूबर पॉजिटिव होगा, और थोड़ा परसेंटेज में 1% से ज़्यादा होगा, और बैंक निफ्टी में भी 1% से ऊपर आना ही चाहिए। ये पॉइंट भी हमने आपके सामने रखा। फिर हमने ये भी चेक किया कि टिपिकली प्रीमियम्स कैसे रहते हैं, यानी कि जब हम नई सीरीज़ में आ रहे हैं तो अच्छे प्रीमियम के साथ आ रहे हैं, अच्छे मूड और माहौल के साथ आ रहे हैं, जिसको हम रोल ओवर कॉस्ट भी कहते हैं टिपिकली, तो वो ठीक है। हालांकि अगस्त के अंदर काफ़ी अच्छी थी, लेकिन फिर भी सितंबर से जब हम अक्टूबर के अंदर आए हैं तो 130 पॉइंट का प्रीमियम लेके आए हैं। एक और चीज़, वी वैम्प क्या है? ये वी वैम्प की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, जो टेक्निकल समझते हैं उनको अच्छे से पता है बात की। वी वैम्प जो है 19,701 है, तो अब आपको 19,701 की वेट करनी होगी। इसके ऊपर आएंगे, आप फील गुड करने लगेंगे, 19,800 के ऊपर और फील गुड करेंगे, और फिर आप 20,000 का रास्ता भी नापेंगे। जब तक 19,701 के ऊपर नहीं आएंगे या 19,800 के ऊपर नहीं आएंगे, शॉर्ट कवरिंग या फिर जो रोल ये पोजीशंस वो आपको अपना असर नहीं दिखाएंगी। आते हैं बैंक निफ्टी पे, 44,736 इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब तक 44,736 के ऊपर हम नहीं आएंगे, फील गुड नहीं होगा, और उसके बाद 45,000 के ऊपर और तेजी एक्सपेक्टेड है। तो इसलिए पहले वेट कीजिए 44,700 का, और निफ्टी के हिसाब से 19,701 के पॉइंट का। फिर हमने गेनर्स लूजर्स वगैरह भी हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख पाएंगे कि इस सीरीज के हिट और बुरे कॉल्स कौन से रहे। कुल मिला के लबोलबाब ये है कि सितंबर को एक बुरे सपने की तरह थोड़ा भूल जाइए। अक्टूबर में नए जोश, नए त्योहारी सीजन के साथ शुरुआत कीजिए।
उम्मीद ये करते हैं कि सितंबर से थोड़ा बेहतर होगा, बहुत बेहतर होगा ऐसे भी चांसेस नहीं लग रहे हैं। ठीक है, तो 2 स्टॉक्स कौन से हैं जिस पर ध्यान रखना है अब अक्टूबर के लिए? देखिए, हमने ना कई एक्सपर्ट से बातचीत की थी। हमने कल 12 बजे के शो में और परसों भी 12 बजे के शो में अक्टूबर्स की बेहतरीन कॉल्स दिखाई हैं। तो उन्हीं में से मैंने भी 2 कॉल्स छांट ली हैं। मैं एक्चुअली बोलूँगा कि मैंने भी छांटी हैं और उसमें से मैं दोनों शेयर आपके सामने रखता हूँ। पहला शेयर होगा इप्का लैब। इस पे ध्यान रखिए, कल भी हम इसके बारे में जिक्र कर रहे थे। बहुत सारे मेहमान आपको इप्का लैब के बारे में बता रहे होंगे। ये चार्ट आप जो देख पा रहे हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग था, उसके बाद बेस बना, फिर अपवर्ड स्लोपिंग हो गया। ये जो ऊपर की लाइन है ना, ये इसका टारगेट है। तो समय इसके पास काफ़ी अच्छा है, रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है, 200 दिनों के ऊपर चल रहा है। फार्मास्यूटिकल्स का प्ले है। इप्का के अंदर एक कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स होना और बाकी रह गया है। तो हमको लग रहा है इप्का लैब वन ऑफ द फाइनेस्ट शेयर हो सकता है अक्टूबर सीरीज का, और मेरे मानने में कम से कम 10% का रिटर्न आप इस शेयर से एक्सपेक्ट करके चलें, जो आपको इस सीरीज के अंदर दे देगा। एक शेयर 10% का रिटर्न दे दे इस सीरीज के अंदर बहुत होता है। तो हम भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको कम से कम 90 रुपये का रिटर्न, यानी कि 1000 तक के टारगेट आपको ज़रूर मिल जाएंगे। दूसरा शेयर है जो कि मैंने प्रशांत सावंत का ट्रेड को देखा, उनकी कॉल्स को वापस से चेक किया अपने लिहाज से, अपने पैरामीटर्स लगा के, तो मैं क्रॉम्पटन ग्रीव्स ठीक लगा। क्रॉम्पटन पे आप ध्यान रखिएगा। ये दूसरा शेयर होगा अक्टूबर सीरीज का। आज हम आपको अक्टूबर के वो शेयर्स बता रहे हैं जो फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज लें और लास्ट डे ऑफ द सीरीज तक रखेंगे तो आपको 100% प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। फिर भी अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ लेना। ये जो चार्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है, ब्रेकआउट का कैंडिडेट है। कल भी अच्छा चला, करीब 3% के उसके ऊपर। इसके अंदर भी रिस्क रिवॉर्ड ठीक है, रोल ओवर वगैरह ठीक है, डीएमए के ऊपर आ रहा है और एक ब्रेकआउट का शेयर है। तो एक डिफेंसिव, एक सुपर एग्रेसिव शेयर, दोनों का कॉम्बिनेशन हमने आपके सामने रख दिया है। उम्मीद करते हैं अक्टूबर के अंदर दोनों शेयर आपको ठीक ठाक रिटर्न देके चले जाएंगे। बट फिर से स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर, मैम अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, ये 2 स्टॉक्स रहे। तो ये तो सितंबर सीरीज से हमने जो अब फर्दर अक्टूबर सीरीज के लिए क्यूज लिए। सितंबर सीरीज भी चली गई है और गणपति भी चले गए। जी हाँ, 10 दिन तक जिस धूमधाम के साथ गणपति को विराजमान करते हैं पूरा देश, महाराष्ट्र, मुंबई में, और स्पेशली अब तो देशों क्या विदेशों में भी गणपति पूजन इसी तरह होता है। गणेशोत्सव इसी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, विसर्जन भी हुआ। तो गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू चल दिया। तो 10 दिन तक चलने वाला ये महोत्सव, जिसमें पूरे हर्षोल्लास से पूरे मुंबई वाले और जिन जिन देश के जिन जिन जगहों पर भी मुंबई का ये गणेशोत्सव का महोत्सव फेस्टिवल मनाया जाता है, पूरे हर्षोल्लास के साथ उसी तरह से विसर्जन भी किया जाता है। मैं खुद कल मरीन ड्राइव पर गिरगांव चौपाटी पर भी देखने गई थी और लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। हर वक्त आपको एक बड़ी सी प्रतिमा गणेश जी की जब सामने आ जाती है, और हर पंडाल का इनफैक्ट सबसे बड़ी बात यह है कि हर पंडाल का एक अलग तरीका है, एक अलग नजरिया है गणपति को देखने का, उनकी प्रतिमा अलग होती है। तो वाकई बहुत ही बड़ा ये उत्सव होता है और खास मौका होता है और पूरी सिटी की वाइब देखने वाली होती है। तो और ये सिर्फ आप मुंबई की लालबाग की तस्वीरें तो देख ही रहे हैं, हैदराबाद की भी तस्वीरें देख रहे हैं। इनफैक्ट लालबाग के राजा का विसर्जन तो आज सुबह तक जाकर होता है, उसकी भी अपडेट्स लगातार आते रहेंगे। चलिए, लेकिन अब आज चलते हैं अक्टूबर सीरीज में अब किस तरह का ट्रेड पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं। इंडेक्स कल एक अच्छे खासा डाउनवर्ड सेशन के बाद क्या किस तरह के बाउंस बैक के सेशन देख रहा है। एफएनओ के डेटा ओवर की फिगर से हमारे एक्सपर्ट्स क्या स्ट्रैटेजी आपके लिए लेके आ रहे हैं, ये सब बताने के लिए हमारे साथ अक्षय भागवत, सुमित मूलचंदानी और राहुल घोष सारे ही प्रेजेंट हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक एक कर समझते हैं। राहुल, अब कल हमने जिस तरह से देखा, और हालांकि 19,600 के नीचे जाकर बाजार एक बार होल्ड भी हुआ, लेकिन कंसर्न तो बन रहे हैं और नीचे की रेंज और बड़ी खुलती हुई नजर आ रही है। इस वक्त आप इंडेक्स पे ट्रेड की स्ट्रैटेजी क्या दे रहे हैं? अब नई सीरीज की भी शुरुआत हो गई है।
नमस्ते और गुड मॉर्निंग। नमस्कार। तो इंडेक्स स्ट्रैटेजी एकदम सिंपल है। सेल ऑन रैलीज इज गोइंग टू कंटिन्यू टू बी द फ्लेवर। सिंपल लेवल्स हैं, 19,800 के ऊपर निफ्टी को शॉर्ट करेंगे, 45,200 के ऊपर बैंक निफ्टी को शॉर्ट करेंगे। आई रिपीट, 19,800 के ऊपर निफ्टी को शॉर्ट करेंगे, 45,200 के ऊपर बैंक निफ्टी को शॉर्ट करेंगे। जो रोल ओवर्स हुए हैं और जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा जा रहा है इनटू अक्टूबर सीरीज, और जिस तरह से एफआई का सेलिंग भी हो रहा है, जिस तरह से शॉर्ट्स हर सप्लाई जोन पे रिएक्ट करके नीचे की तरफ जा रहा है, वीकनेस का कंटिन्यूड सिम्टम्स हमें दे रहा है। 19,800 के नीचे जो शॉर्ट है वो नेगेट हो जाएगा 19,950 के ऊपर। सो 19,950 का स्टॉप लॉस होगा, 19,800 पे शॉर्ट होगा और टारगेट होगा सीधा 350 पॉइंट 19,450 तक। ठीक है, चलिए निफ्टी को लेकर ये रणनीति तो हो गई, लेकिन अब फटाफट ये जानते हैं कि आज के लिए आपको ट्रेडिंग के मौके कहां पर मिलेंगे। अक्षय, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग, बताइए क्या है ट्रेडिंग पिक्स, उसमें क्या कोई आईटी पर कोई शॉर्ट कोई कॉल है क्या? जी गुड मॉर्निंग, दर्शकों को नमस्कार। तो मेरा मानना है कि एक शॉर्ट टर्म निफ्टी में आपको बाउंस दिख जाएगा, जो शायद एक्सपायरी के बाद आज पहला दिन है तो एक आध दो दिन में इतना ओवरसोल्ड है तो बाजार में हल्की सी बाउंस मिल सकती है, एक उम्मीद मिल सकती है कि हम हो सकते हैं। पर मेरा मानना है कि ओवरऑल अगर आप अभी जो डेटा पॉइंट्स का डिस्कशन हुआ है, ज्यादा बड़ी तेजी की एक्सपेक्टेशन न रखे। 20,000 मुश्किल लग रहा है फॉर द मंथ ऑफ द अक्टूबर सीरीज। तो मेरी जो कॉल है फिलहाल टेम्परेरी बाउंस बैक के लिए मैं प्लेस कर रहा हूँ। दोनों कॉल्स बाई की तरफ है, दोनों कॉल्स। पहला कॉल रहेगा मेरा बजाज ऑटो में। तो बजाज ऑटो में मैं रिकमेंड करूंगा बाई कीजिए 5025 और 5010 के स्तर पे। टारगेट बनाइए 5105 और 5130 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 4950। ऑटो क्षेत्र में काफी मजबूती देखने को मिली है इन द मंथ ऑफ सितंबर, स्पेशली इन द ड्यूरिंग दी क्लोजिंग वीक ऑफ एक्सपायरी। वहां भी काफी मजबूती दिखी काफी सारे स्टॉकों में। और बजाज ऑटो का डेरिवेटिव्स का रोल ओवर और ओपन इंटरेस्ट प्लेसमेंट ठीक ठाक रहा है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं छोटा सा आपको बाउंस दिख जाएगा। जो दूसरा ट्रेड मेरे ध्यान में है वो फार्मा क्षेत्र से सन फार्मा है, वो बाय की तरफ है। अभी सन फार्मा भी आप देखिए तो कल का दिन थोड़ा खास नहीं था, थोड़ा दबा हुआ शेयर, पर आप ब्रॉडर चार्ट पैटर्न देखेंगे तो एक रेंज में है सन फार्मा। 1100 का बेस है, 1160 का रेजिस्टेंस है और मैं मान के चल रहा हूं कि अक्टूबर में ये 1160 या 1160 का ब्रेकआउट अटेम्प्ट कर जाएगा। तो ट्रेडिंग के लिए ये मेरे बाय लिस्ट में है। अभी आप करंट रेट पे बाय करके चले सन फार्मा विद अ टारगेट ऑफ 1172, एक्सटेंडेड टारगेट ऑफ 1185 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1098। ओके ठीक है, एक फार्मास्यूटिकल्स का प्ले आपकी तरफ से भी, सन फार्मा एक एग्रेसिव और एक थोड़ा डिफेंसिव काइंड ऑफ शेयर्स दोनों आपको दिए हैं। और एक और चीज़ अक्षय, और जो हमने भी राहुल से समझी है, राहुल तो ये कह रहे हैं बकायदा ऊपर पे शॉर्ट कर दें निफ्टी को। अक्षय ये कह रहे हैं कि नीचे से एक छोटा सा पुल बैक मिलेगा बट बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। आप दोनों को ना अलग अलग मत जानिए, दोनों की बात एक ही है। ये जो पुल बैक की बात बोल रहे हैं ना, ये 19,800 तक के पुल बैक की बात बोल रहे हैं, और राहुल भी यही कह रहे हैं कि 19,800 के ऊपर फिर शॉर्ट कीजिए। बात वही है, बस बोली अलग अलग तरीके से गई है। जो बात हमने भी रखी थी आपके सामने, वही बात ऑलमोस्ट राहुल ने रखी है, ऑलमोस्ट अक्षय ने भी इंडेक्स के रिगार्डिंग वही बात रखी है। सुमित मूलचंदानी से उनकी ट्रेड ले लेते हैं। सुमित सर, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। बताइए सर आपके सौदे। हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो यहाँ पे एक छोटा सिर्फ एक बात बोलनी है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो निफ्टी माइट भी यहाँ पे 40 का अपना आरएसआई का सपोर्ट लेके जो पुल बैक का बोला अभी अक्षय जी ने, बिल्कुल उसी से मैं भी सहमत हूँ। तो वहां पे आप ध्यान रखिए। लेकिन कंपैरिजन जब आप बैंक निफ्टी को देख रहे हैं तो थोड़ा सा मुझे वीकनेस वहां पे ज्यादा लग रही है। तो अकॉर्डिंगली ही आप अपने लेवल्स बनाएं और ट्रेड्स करें। बाकी लेवल्स तो दोनों मेरे सीनियर एनालिस्ट ने बता ही दिया है। तो मैं यहाँ पे फोकस करूंगा डिलीवरी ट्रेड्स पे। 2 डिलीवरी ट्रेड्स हैं और ऐसे मार्केट में जो न्यू हाइज बना रहे हैं या फिर मार्केट के फॉल के साथ गिर नहीं रहे लेकिन उनमें मजबूती है। तो मेरे 2 ट्रेड्स रहेंगे। जो पहला रहेगा वो रहेगा डीसीएम श्रीराम। देखिए ग्रुप में कल एक न्यूज भी थी, डीसीएम में 20% का अपर सर्किट था और डीसीएम श्रीराम में आप देखिए न्यू हाइज बना है, अ टाइप ऑफ फ्लैग एंड ब्रेकआउट आया हुआ है। तो यहाँ पे आप वॉल्यूम पे भी ध्यान रखिए। मुझे लग रहा है कि 185 एंड 200 के टारगेट्स के लिए हम यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 137। जो दूसरा है वो है एआईए इंजीनियरिंग। अपने 100 डे मूविंग एवरेज और प्रीवियस जो इसका रेजिस्टेंस था उसी के सपोर्ट से बाउंस हो रहा है स्टॉक। पिछले 3 दिन से पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है।
तो यहाँ पे भी लग रहा है कि ये आप डिलीवरी के लिए ले सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस है 3500 का, टारगेट रहेगा 3800 एंड 3950 विद द स्टॉप लॉस ऑफ 3320। ओके तो ये तो सुमित की भी पिक्स हो गई। राहुल से भी बात करता है। राहुल, आई रिमेंबर आपका इनफैक्ट 3 या 4 हफ्ते पहले भी व्यू यही था, सेल ऑन राइज। उसके बीच में कई बार मौके भी आए जब निफ्टी ने एक बाउंस बैक दिया, लेकिन हर बार आपने कहा इन रैलीज को सेल करना। वी अप्रिशिएट दैट। अब आज की रिकमेंडेशंस क्या होंगी? है लॉन्ग साइड में अतुल है, करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 6700 और टारगेट होगा 7350। शॉर्ट थोड़ा ऑब्वियस है, एशियन पेंट्स 3200 के आसपास शॉर्ट करिएगा। हाँ, करंट मार्केट प्राइस में नहीं, 3200 के आसपास शॉर्ट कीजिएगा। स्टॉप लॉस होगा 3300 और टारगेट होगा 3100। तो एशियन पेंट्स में शॉर्ट और अतुल में लॉन्ग। पेंट्स कल भी काफी वीक था और सारे क्रूड डेरिवेटिव इस वक्त वीक भी हैं। एक बार सारे रिकमेंडेशन फिर से ले आते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के, ताकि आप टारगेट और स्टॉप लॉस नोट करके रख लें। सो अतुल लिमिटेड ने 7350 तक का टारगेट यहाँ बाय कॉल दी है राहुल ने, और एशियन पेंट्स को फर्दर शॉर्ट के मौके ढूंढ रहे हैं, इसलिए सेकेंड कॉल जो राहुल किया है उसमें शॉर्ट करने की सलाह है। 31 तक स्लिप कर सकता है एशियन पेंट्स। ये तो रही राहुल की कॉल्स। सुमित मूलचंदानी की कॉल्स भी लेकर आते हैं। बजाज, अच्छा चलिए अक्षय भागवत की पहले आ गई है। बजाज ऑटो पे बाय रिकमेंडेशन है। 2 व्हीलर स्पेस और ऑटो स्पेस में मूव भी है। 1 अक्टूबर को ऑटो सेल्स डेटा भी आने, और नहीं भूलें कि 2 व्हीलर स्पेस के नंबर्स अच्छे आ सकते हैं, जो पिछले महीने में भी अच्छे रिफ्लेक्ट हुए थे। ये तो रही बजाज ऑटो की उनकी एक कॉल। दूसरी कॉल भी आते हैं अक्षय भागवत की। दूसरी कॉल रहेगी सन फार्मा पे। तो थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में अक्षय जरूर दिख रहे हैं, या फिर उस ट्रेंड के साथ जा रहे हैं जहां पर स्ट्रेंथ है। सुमित मूलचंदानी की कॉल्स भी लेकर आते हैं। सुमित को डीसीएम श्रीराम यहां पर बाय समझ आता है, और साथ ही एआई इंजीनियरिंग दूसरी उनकी बाय कॉल रहेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों एक्सपर्ट्स की कॉल्स आ गई। अब आज के बड़े ट्रेड्स भी समझ लेते हैं स्टॉक्स एंड न्यूज के फॉर्म में, और पूजा हम तक लेकर आई है। पूजा, बताएं कौन से स्टॉक्स पे नजर रखें आज? जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं एमसीएक्स के साथ। जो घोषणा हुई थी कंपनी की तरफ से कि 3 अक्टूबर को वो नया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाली है, अब ऐसा नहीं होगा, और सेबी के सुझावों के बाद एमसीएक्स ने ये फैसला लिया है। फिलहाल नया प्लेटफॉर्म जो लॉन्च करने की योजना थी उसे टाल दिया है। तो ये एमसीएक्स से जुड़ी बड़ी खबर, स्टॉक पर नजर रखिए। आज तमाम आईटी स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। एसेंचर ने अपने चौथी तिमाही के नतीजे घोषित किए और नतीजे कमजोर आए हैं। गाइडेंस कमजोरी देखने को मिली है। 2024 में रेवेन्यू ग्रोथ 2 से 5% के बीच रहने का अनुमान कंपनी ने जताया है। एसबीआई लाइव भी फोकस में रहेगा। 1 अक्टूबर से अमित झिंगरन कंपनी के एमडी और सीईओ होंगे, ये एक अपडेट। गोदरेज एग्रोवेट पर भी नजर रखें। साइम डार्बी प्लांटेशन के साथ कंपनी ने करार किया है, जो कि कंपनी को पाम ऑयल सीड्स सप्लाई करेगी। इमामी एक्सियम में आयुर्वेद में कंपनी 26% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी, ये खबर है। इसके अलावा एनएलसी इंडिया ओडिशा में कंपनी ने 2400 मेगावाट का नया थर्मल पावर प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट पर भी नजर रखिए। कंपनी का 2000 करोड़ का क्यूआईपी खुल चुका है, जिसका कि जो फ्लोर प्राइस है वो 1200 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। इसके अलावा कंपनी सीसीडी के जरिए भी 2000 करोड़ रुपए जुटाएगी, तो करीब 4000 करोड़ की पूंजी कंपनी की जुटाने की योजना है। इस स्टॉक पर आप नजर रखिए। और आखिर में बात करते हैं पिरामिल फार्मा की। कंपनी की यूएस यूनिट की जांच हुई थी। 18 से 27 सितंबर के बीच ये जांच ली थी जीएमपी प्रैक्टिसेस के लिए। अभी इस पर अपडेट आना बाकी है, लेकिन ये एक जांच का से जुड़ा अपडेट आया है कंपनी की तरफ से, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। ठीक है, शुक्रिया पूजा। तो तमाम स्टॉक्स हैं जो जहां पर आज खबरों का एक्शन बड़ा भरपूर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं एमसीएक्स के साथ। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने निर्देश दिया है कि 3 अक्टूबर से जो उनका प्रस्तावित नए प्लेटफॉर्म का लॉन्च था उसको थोड़ा सा टाल दिया जाए और तब तक मॉक ट्रेडिंग को जारी रखा जाए। कल एमसीएक्स के शेयर में देखा था कि 8% का जबरदस्त उछाल था। 2100 रुपए के आसपास ये शेयर बंद हुआ। आज हालांकि थोड़ी सी कमजोरी की आशंका जरूर है, क्योंकि ये झटका है निश्चित तौर पर, और जब तक ये लॉन्च होता नहीं है तब तक शायद ये हैंगओवर भी बना रहेगा। हालांकि अभी तक कोई तारीख नहीं आई है, मॉक ट्रेडिंग चलती रहेगी। इस पर जरा व्यू लेते हैं। अक्षय, जरा चेक, राहुल आप बताइए, आपसे इस पर राय जानना चाहेंगे। एमसीएक्स में क्या करना चाहिए, क्योंकि ये शेयर चला बहुत है, 21 रुपए का भाव है, तेजी से चला है। इस खबर के बाद आप क्या सलाह देंगे? तो ट्रेंड तो अनडाउटेडली बुलिश ही है, कोई डाउट नहीं है।
एक रेजिस्टेंस पॉइंट पे अभी आया है, जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वो 2100 से लेके 2150 तक है। तो 2100 से 2150 जो करंट मार्केट प्राइस है वो एक नो ट्रेड जोन है। 2150 के ऊपर आप फिर से लॉन्ग कर सकते हैं, और अगर एक पुल बैक आपको देखने को मिले 1930 तक, आई रिपीट 1930 तक आपको एक पुल बैक मिले, तभी भी लॉन्ग किया जा सकता है। तो बायस क्लियरली लॉन्ग के लिए है, दो लेवल्स है जहां पे एंटर कर सकते हैं। ठीक है, एमसीएक्स को लेकर ये व्यू। लेकिन आईटी स्टॉक्स पे आज फिर से कल की हम कह सकते हैं कमजोरी के बाद आज फिर से फोकस में रहेंगे, क्योंकि कल एक्सेंचर के नतीजों पर फोकस था। और एक्सेंचर के नतीजे इसलिए भी क्रूशियल होते हैं क्योंकि उनका जो बिजनेस मॉडल है बिल्कुल भारतीय कंपनियों की तरह है। टेक महिंद्रा कल 4.5% टूटा, बाकी स्टॉक्स पर भी हमने थोड़ी थोड़ी नरमी दी। और कल विप्रो को और इन्फोसिस को जो एडीआर थे एक्सेंचर के नतीजों के बाद करीब 2% की कमजोरी के साथ वो बंद हुए। आय जो रिपोर्ट की है कंपनी ने वो 16-17% कम है, जो अनुमान था उससे भी कम है। $2 अरब के आसपास की आय क्लॉक की एक्सेंचर ने, लेकिन अनुमान से कम है। आय का आगे का गाइडेंस भी कट किया है, ये थोड़ा सा नेगेटिव है। आईटी स्टॉक्स, सुमित जी क्या आप सलाह देंगे, क्या करना चाहिए आईटी में? और अगर कहीं नरमी बढ़ती है, क्या आज के सत्र में शॉर्ट के मौके खोजने चाहिए? जब आप चार्ट देखेंगे सभी के, तो बिल्कुल एक फॉलिंग कल की काफी अच्छी है। लेकिन जो स्टॉक्स मेरे रेडार पे है, एक टीसीएस है। टीसीएस ने देखिए काफी टाइम रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकडाउन दिया हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि अभी कंपैरिजन में जो दूसरे स्टॉक्स है उसमें इसमें फॉल नहीं आया। और पिछली बार भी जो पुल बैक आया था वो सेम 21 सितंबर को यही लेवल से आया हुआ। तो 3510 का मेरा एक लेवल है। अगर 3510 यहाँ पे ब्रेक कर रहा है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सेलिंग बढ़ सकता है और 3440 तक भी ये स्टॉक नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे ये लेवल पे मैं एक कंडीशनल ट्रेड रखना चाहूंगा, बिलो 3510 सेल फॉर द टारगेट ऑफ 3440। ठीक है, जब आईटी की बात छिड़ी है तो एक क्यों ना कि एक्सपर्ट्स को जोड़ के अपने साथ थोड़ा जो एसेंचर के नंबर्स आए हैं उसके बाद इनका रिएक्शन थोड़ा कैलकुलेट करवा लें। ओंकार टंकसाले इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे ही समझते हैं कि कल जो एसेंचर की रिपोर्ट आई है उनकी अपनी रीडिंग क्या है। हम क्या बताएंगे आपको, ओंकार ही बता देंगे आपको। ओंकार, बहुत शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। जो कल एक्सेंचर के नंबर आए, बताया ये जा रहा है कि रेवेन्यू में भी कटौती की गई है कुछ, तो आप इसको कैसे रीड कर रहे हैं और इंडियन कंपनी के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे सर आप? जी एक्सेंचर को अगर देखा जाए तो एक्सेंचर एक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंसल्टिंग सर्विस कंपनीज है। इसमें से एक छोटा पार्ट जो है मैनेज सर्विसेज, जो कि बहुत सिमिलर है इंडियन आईटी सर्विसेज के बारे में, जो कि कंसल्टिंग बिजनेस है, विच इज़ नॉट मच एज कंपेरेबल एज इंडियन आईटी सर्विसेज। लेकिन अगर आप देखा जाए तो एक्सेंचर कंपनी ने FY24 का गाइडेंस रेंज कम किया है 4 to 7%, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी लेसर, जो कम है एक्सपेक्टेशन से। यहाँ से दिख रहा है कि आईटी स्पेंडिंग जो नॉर्थ अमेरिका में या फिर यूरोपियन रीजन साइड में जो आईटी स्पेंडिंग की जाती है उसमें थोड़ा सा स्लगिशनेस आ सकता है, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन रेट जो कि कंट्रोल में नहीं आ रहा है इतनी जल्दी। सो ये इम्पैक्ट करेगा थोड़ी देर तक। लेकिन एक्सेंचर ने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली है कि उसने लास्ट क्वार्टर में $300 मिलियन के जनरेटिव एआई के डील्स क्लोज किए, जो कि बहुत एक अच्छी चीज़ है डिमांड ड्राइव के करीब। और FY25 के बारे में कंपनी ने कहा है कि पॉजिटिवली सरप्राइज कर सकते हैं, रिकवरी बहुत स्ट्रॉन्ग देखी जा सकती है। सो एक पॉजिटिव लॉन्ग टर्म में एक पॉजिटिव एटीट्यूड बढ़ते जा रहा है और दिख सकता है अपने को एक क्विकर रिकवरी अगर आए तो देखने को मिल सकती है। कमेंट्री का अब ये बताएं कि अब इंडियन मार्केट्स में इंडियन आईटी स्टॉक्स को ट्रेड कैसे करें, क्योंकि अब तक एक्सपेक्टेशन यही हो रही थी कि शायद डाउनसाइड उनका लिमिटेड हो गया है, गिरना बंद हो गया है, शायद नंबर्स बेटर आएंगे। लेकिन अब इस न्यूज़ से कितना इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या आईटी स्टॉक्स और वीक हो सकते हैं? देखिए, अगर हम इंडियन आईटी सर्विसेज की बात करें तो ये सिनारियो हम लोग को पता था और मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा फैक्टरियल हो भी गई है इंडियन आईटी सर्विसेज के बारे में अगर देखा जाए तो, या फिर इंडियन मैनेजमेंट
जितने भी कंपनीज है, TCS है, इन्फोसिस के मैनेजमेंट से, दे हैव ऑलरेडी स्टेटेड कि ये साल थोड़ा सा स्लगिशनेस है और तो जो डिमांड आ रही है, जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स पे डिले आ रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स या फिर ऑटोमेशन एक्सपेंडिचर्स पे, तो डिले ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हो चुके हैं अपने एस्टिमेट्स में। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक बात डेफिनेटली देख सकते हैं कि अगर आप रिवीजन इन EPS करोगे तो वो इतनी जल्दी समय में आ नहीं पाएगा। तो ये इम्पैक्ट रहेगा एक IT सर्विस पे। अगर कुछ आज निगेटिव दिखता है या फिर 2-3 दिन में दिखता है, तो ये एक सेंटिमेंटल बेस्ड ट्रेडिंग होता है, ना कि फंडामेंटल बेस्ड वैल्यूएशन अगर आप देखा जाए तो। अगर एक लॉन्ग टर्म में अगर एक इन्वेस्टर अगर होल्ड करना चाहे अपनी इन्वेस्टमेंट, तो IT पे डेफिनेटली आप दे सकते हैं जो वैल्यू इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि डील विन्स आ रही है हर क्वार्टर में। पिछली क्वार्टर्स में भी बहुत अच्छे डील्स आ रहे हैं, थोड़ा सा डिले हो रहा है डेफिनेटली, लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि फोर्थ क्वार्टर के बाद थोड़ा सा रिकवरी आ सकती है। ठीक है ओंकार, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय निकाला और थोड़ा हमको विस्तार से कैलकुलेट करके बताया कि कैसे इस रिपोर्ट को पढ़ा जाए, नहीं एसेंचर के नंबर्स को कैसे देखा जाए और कैसे इसका इंडियन मार्केट्स पर इम्पैक्ट आएगा। बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए। थैंक यू। हमारे साथ जसप्रीत सिंह अरोड़ा, फंडामेंटल एनालिस्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी जरा एक बार स्वागत करते हैं। अरोड़ा साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। नई सीरीज़ की शुरुआत हो रही है, अब थोड़ा बाजार के अंदर प्रेशर भी है, आपको मार्केट में क्या चीज़ ज़्यादा नोटिस हो रही है, पहले ज़रा वही बता दीजिए। वो थीम भी हो सकती है, सेक्टर भी हो सकता है, शेयर भी हो सकता है, कोई पॉइंट्स भी हो सकता है, FIs का नंबर भी हो सकता है, जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा है पहले वो बताना आप। श्योर, थैंक यू, गुड मॉर्निंग एवरीवन। शुक्रिया हमें इनवाइट करने के लिए। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा सर। ये अभी हम देख रहे हैं कि देखिए IPO मार्केट एक बार के लिए ले लें, एक तरह से आप उसमें देखेंगे तो एक थकान सी आ गई है, देयर इज टायर्डनेस, लेथार्जी आ गई है उसमें, जो 50-100 टाइम्स इजीली ओवर सब्सक्राइब 300 टाइम्स हो जाते थे। काफी IPOs अभी आ रहे हैं ऐसे जो कि बेयरली सब्सक्राइब हो रहे हैं या 4-5 टाइम्स हो रहे हैं। सो दिस इज वन क्लियर साइन ऑफ टायर्डनेस इन सर्टेन पार्ट ऑफ द। दूसरी तरफ बढ़ते हैं SME IPO, जो बहुत ही चर्चा में रहा है। दी NSE BSE SME NSE SME जो इंडेक्स है, इंडिविजुअल स्टॉक्स है, वो अगेन बीच में थोड़ा सा एक रुकावट जरूर हुआ है, बट इट्स बहुत ज्यादा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उसमें द लेवल ऑफ यूफोरिया, एक्साइटमेंट, स्पेकुलेशन भी बोल सकते हैं, कुछ ज्यादा ही हो गया है। एंड आई एम श्योर काफी कुछ उसमें रेगुलेटरी देखने को मिल सकता है। सो उसकी वजह से अगेन, क्योंकि वो सुर्खियों में है, अगेन द फोकस इज बैक टू द लार्जर पॉइंट। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्वालिटी लार्ज कैप मिड कैप में इंक्रीमेंटली फोकस वापस जा रहा है बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। एक है IPO मार्केट में टाइटनेस है, दी SME IPOs, SME और SME IPOs में जो एक्साइटमेंट था वो अभी कम हो गया है। and incrementally opportunities on small cap में और mid cap में and select large cap में भी काफी देखने को मिली हैं। तो वहां पे भी काफी people are wanting to go back to the fundamental side and play out on that. Next obviously जो एक next हमारा एक वो रहेगा ट्रिगर बोल लीजिए या फिर कहाँ पे ध्यान रहेगा, वो ऑब्वियसली क्वार्टरली अर्निंग्स पे रहेगा। वो तकरीबन 10-11 दिनों में उसके एस्टिमेट्स आने शुरू हो जाएंगे, लोकस के पहले आ जाएंगे, इंक्रीमेंटली क्वार्टरली अर्निंग्स के हिसाब से आने शुरू हो जाएंगे। तो उससे डायरेक्शनली जरूर कुछ मिलेगा। बट ओवरऑल लास्ट 15 दिन की अगर मैं समराइज करूं, हमारा जो इंटरेक्शन हुआ है लार्जली ऑन द कॉर्पोरेट साइड, जो हम ऑन अ डेली बेसिस 1 से 2 कॉर्पोरेट से बात करते रहते हैं ऑन अ ग्रुप लेवल या 1-on-1 लेवल। लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ ड्राइवर्स हैं इंक्लूडिंग करंट ईयर बहुत स्ट्रांग है। उसमें हार्डली मैंने किसी का पसीना छूटते देखा है कि उसको घबराहट हो रही है, मेरे से ये मैनेज नहीं हो रहा है या मेरे से वो चीज मैनेज नहीं हो रही है। पीपल आर वेरी एक्साइटेड। द ग्राउंड लेवल पे जो काम हो रहा है, कोई भी सेक्टर उठा लीजिए, मतलब 1-2 सेक्टर जरूर ऐसा होगा जहाँ पे
थोड़ा बहुत प्रेशर होगा, बट इट्स नॉट किसी को उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है. सो इन दैट रिस्पेक्ट आई थिंक फंडामेंटल जो अर्निंग्स ड्राइवर्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है. राइट, अर्निंग्स ड्राइवर काफी स्ट्रांग होंगे और यस राइट कि अब तो Q2 के नंबर से भी इंडिकेशन आनी शुरू होगी. बाजार में खैर मैक्रो रीजन से भी ये फॉल है. बिल्कुल जसप्रीत, आपसे चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन अब चले कुछ और ट्रेड्स भी डिस्कस करें. उससे पहले एक बार ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स इस वक्त कौन कौन से स्टॉक्स पे हैं अंश ने कंपाइल किए हैं. अंश से समझते हैं, बताएं अंश. जी बिल्कुल, मारुति पर CLSA का एक ब्रोकरेज नोट आया है और CLSA ने मारुति के लिए सेल रेटिंग मेंटेन किया है, लेकिन टारगेट प्राइस 8,796 से बढ़ाकर 9,417 हाइक कर दिया है. उनके हिसाब से SUV लॉन्चेस ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन अब लॉन्च का मोमेंटम स्लो हो रहा है, जो कि एक चिंता वाली बात है. SUV सेगमेंट में कंपटीशन भी बढ़ रहा है. साथ ही साथ अगर देखें तो FY24 मारुति के लिए एक अच्छा साल हो सकता है, लेकिन लगभग डिफिकल्ट है कि FY25 में भी ये मोमेंटम कंटिन्यू रहे. मेट्रो ब्रांड पर प्रभुदास लेलाधर ने भी ब्रोकरेज नोट रिलीज़ किया है और उनके हिसाब से उन्होंने एक्यूमुलेट की रेटिंग दी है. टारगेट प्राइस 1231 है. उनका विश्वास है कि मेट्रो ब्रांड्स के लिए विकास का एक बड़ा स्कोप है. FY23 से 26 के लिए सेल्स, एबिटा, पैट सबका CAGR अनुमान कुछ 15% से अधिक का है. साथ ही साथ कंपनी ने फीला की लाइसेंस इंडिया के लिए एक्वायर की है और इसको क्रॉक्स की तरफ बढ़ाने का प्लान किया गया है. मॉर्गन स्टैनली ने नवीन फ्लोरिन के लिए ओवर वेटिंग की रेटिंग की मेंटेन की है, जिसका टारगेट प्राइस 4,951 है. नवीन फ्लोरिन ने मिस्टर राधेश वेलिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से रेजिग्नेशन देने की घोषणा भी की है. अगर ऐसा देखा जाए तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने CEO और CFO में 4 बार ऐसे चेंजेस किए हैं, जो कि रसायन कंपनियों के मुकाबले अधिक सीमित है. जेफरीज ने L&T के लिए बाइंग रेटिंग मेंटेन की है, जिसका टारगेट प्राइस 3,050 रुपीज़ है. H2 में इन्फ्लेटेड कमोडिटी प्राइस एनवायरनमेंट में जीते गए प्रोजेक्ट से मार्जिन रिकवरी हो सकता है मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से. साथ ही साथ वैल्यूएशन में L&T आगे भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, इसलिए बाय रेटिंग दी गई है. ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स अंश, थैंक यू सो मच इन्हें बताने के लिए. तो इन्हें आगे फर्दर डिस्कस भी करते हैं. मारुति पर रिपोर्ट है, मेट्रो ब्रांड्स पर तो आज दूसरी रिपोर्ट है, लगातार 2 दिन में 2 रिपोर्ट्स आ गई हैं, और नवीन फ्लोरिन, इसको भी आगे डिस्कस करते हैं. लेकिन जुड़े हुए हैं और फटाफट उनसे शेयरों से जुड़े सवाल लेंगे, और वो शेयर जिनको लेकर खबरें भी हैं. शुरुआत हम चलिए कर लेते हैं चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट से, जिनका QIP खुला है और 4,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट की. राहुल, क्या सलाह देंगे चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट को लेकर? 1,219 रुपए का भाव है. चोलामंडलम की अगर बात करें, जनरली आप बजाज फाइनेंस के भी, चोलामंडलम फाइनेंस राइट? जी तो जी, इन्वेस्टमेंट, चोला इन्वेस्टमेंट. अच्छा, तो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स की अगर बात करें तो जो रिजेक्शन हुआ है कल के रेजिस्टेंस पॉइंट से, वो एक बार आज या कल के प्राइस एक्शन में या आज या ट्यूसडे के प्राइस एक्शन में देखना जरूरी होगा कि ये रिजेक्शन सस्टेन हो रहा है कि नहीं. अगर ये रिजेक्शन सस्टेन हो रहा है तो अभी बाय नहीं करना चाहिए, लॉन्ग इनिशिएट करना चाहिए 1240 के ऊपर. 1220 अभी प्राइस चल रहा है, 1240 के ऊपर लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं, जहां पे ये कॉन्फिडेंस आएगा हमें कि ये जो रिजेक्शन हुआ है कल के रेजिस्टेंस लेवल से, वो सस्टेन नहीं हो रहा है. तो बाय अबव 1240. ठीक है, 1240 रुपए के ऊपर खरीदने की सलाह है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट को. इस बीच एशियन गेम्स में भारत की झोली में लगातार मेडल्स आने का सिलसिला जारी है, और एक और गोल्ड मेडल हमारी शूटिंग टीम ने जीता है. 50 मीटर राइफल प्रतियोगिता में पुरुष टीम ने ये गोल्ड मेडल जीता है. ऐश्वर्य प्रताप सिंह, स्वप्निल कुसाल और अखिल शुरान ने ये गोल्ड मेडल ये जीता है, और भारत के मेडल की जो संख्या है वो तेज़ी से बढ़ती रही है. अगर हम टैली की बात करें तो भारत 6ठे स्थान पर है मेडल टैली में इस वक्त. हालांकि अभी भी लंबा सफर तय करना है. चाइना के गोल्ड मेडल्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन निश्चित तौर पर जैसे जैसे प्रतियोगिता आगे बढ़ेगी, भारत के मेडल्स की संख्या भी यहाँ से आगे बढ़ते हुए दिखाई देगी. सुमित, कल हमने देखा था कि पेंट स्टॉक्स में भारी सेल ऑफ रहा, एशियन पेंट्स में, बर्जर पेंट्स में, और निश्चित तौर पर क्रूड में जिस तरह से उबाल आया है, ये आना थोड़ा सा स्वाभाविक है. हालांकि हम लगातार ये भी चर्चा कर रहे हैं कि देखिए, एक तरफ तो इन्फ्लेशन वाला कंसर्न है, दूसरी तरफ डिमांड का कहीं ना कहीं ट्रिगर भी है. आप ये बताइए कि कल की गिरावट के बाद
हम देख रहे हैं क्रूड थोड़ा सा स्थिर हुआ है, $95 के आसपास आया है। कोई रिकवरी उम्मीद कर रहे हैं पेंट स्टॉक्स में, एशियन पेंट्स में, बर्जर में? क्या सलाह देंगे आप? यहाँ पे आप देखेंगे तो बर्जर का एक काफी अच्छा सपोर्ट है जो है करीबन 3150 और 55 के लेवल का। तो यहाँ पे एक बाउंस बैक का फिर भी एक्सपेक्टेशन रहेगा, लेकिन मैं एक अवर्ली कैंडल का फिलहाल मैं वेट करना चाहूंगा। तो एटलीस्ट अगर मुझे यहाँ पे लेवल मिल रही है 3200 के ऊपर का, तो ही मैं एक फ्रेश बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशन करूंगा। अदरवाइज कल ये जो लेवल है 3150, अगर ये ब्रेक हो रहा है तो लग रहा है कि यहाँ पे और फॉल आ सकता है, और जो नेक्स्ट लेवल आएगा वो आएगा करीबन 3040 का, जो कि करीबन यहाँ से भी 100 पॉइंट्स नीचे है। तो लेवल्स के हिसाब से अपना ट्रेड करें और थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सिनारियो रखें, जल्दबाजी में ट्रेड न लें। ईटी नाउ स्वदेश के वर्षगांठ पर मैं ईटी नाउ को और उनके सभी श्रोताओं को अपनी बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि ईटी नाउ का फिलॉसफी है, जो सही है वही। ये क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है मीडिया की। इस तरह के विश संदेश आपको लगातार अब ईटी नाउ स्वदेश पे दिखेंगे, क्योंकि 4 अक्टूबर को हमारे 2 साल पूरे हो रहे हैं, और अब आप इस तरह के विश संदेश कुछ और भी स्क्रीन पर आते हुए दिखेंगे, जो और मेहमान हैं हमको विश कर रहे हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और स्टॉक जरा चेक करवा लेते हैं। ऑटो के सेल्स के नंबर आने हैं। एक बार मिस्टर अरोड़ा, आप मेरे को ज़रा संक्षेप में बताइएगा किसके नंबर अच्छे आ सकते हैं, अगर आपने स्टडी की हुई है ऑटो सेल्स के नंबर पे कि हाँ इसके नंबर ठीक आ सकते हैं, या ये कंपनी ठीक है, ये इस समय वैल्यूएशन वगैरह भाव वगैरह के हिसाब से ठीक है। आप मेरे को ज़रा संक्षेप में उस कंपनी का नाम और उसके बारे में बता दीजिए। स्टॉक स्पेसिफिक क्षमा कीजिएगा बात नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ कंप्लायंस रीजंस, बट ब्रॉडली डायरेक्शनली जो ऑटो क्षेत्र है उसमें जो पीवी सेक्टर है उसमें डेफिनेटली काफी मोमेंटम है, ग्रोथ रेट्स बहुत अच्छे हैं, एंड विद इन दैट जिनका भी एसयूवी शेयर या तो ऑलरेडी है या इंक्रीमेंटली जहां भी मार्केट शेयर जिसका इंक्रीज हो रहा है, मार्केट शेयर बोल लीजिए, कंट्रीब्यूशन टू देयर ओन नंबर ऑफ व्हीकल्स जो वो बेचते हैं पूरे साल में, वो जो बढ़ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कंपनी पे जरूर ध्यान रखना चाहिए। एंड सेकंड जो है वो है इन टर्म्स ऑफ पेकिंग ऑर्डर, पहला पीवी एंड उसके बाद ट्रैक्टर रहेगा, ट्रैक्टर प्लस प्लस अगर किसी के पास वैसा कॉम्बिनेशन है तो। सीवीज और टू व्हीलर्स में हमारा सीवीज में न्यूट्रल व्यू है और टू व्हीलर्स में बहुत ज्यादा पॉजिटिव व्यू नहीं है। उसका कारण लार्जली यही है कि जो इंक्रीमेंटल जो सेल्स हैं वो ज्यादा ईवीज हैं, और ईवीज में काफी डिसरप्शन हो रहा है और उसमें प्राइवेट नाम ज्यादा है। लिस्टेड कंपनीज का ईवी शेयर बहुत बहुत कम है। तो जिसका भी शेयर ट्रैक्टर्स में है या एक्सपोजर या टुवर्ड्स पैसेंजर व्हीकल्स है विद इन दैट एसयूवीज, आई थिंक वो कंपनियों पे ज्यादा हम पॉजिटिव है इस समय। एंड देयर इज नो रीजन टू फियर की मतलब सितंबर के मंथ के नंबर्स भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आएंगे, बिकॉज इसमें भी बहुत ज्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं रही है। ज्यादा जो अनुमान लगाया जा रहा है वो अक्टूबर नवंबर पे है, बिकॉज अक्टूबर दशहरा, नवंबर दिवाली, एंड ओवरऑल एक्साइटमेंट यही पूरा बनता है इन 2 महीनों में ही। तो पूरा जो बज है वो अक्टूबर नवंबर के जो सेल्स रहेंगे वो बहुत अच्छे रहेंगे, वो ज्यादा देखने की जरूरत है यहाँ से। ठीक है, एक और शेयर मेरे को जरा राहुल से पता करना है। राहुल थोड़ा नेगेटिव है मार्केट्स को लेकर, लेकिन मैं उनके सामने पॉजिटिव स्टॉक्स रख के थोड़ा उनसे एक व्यू पॉइंट लेना चाहते हैं। वो सबसे अच्छा बताए, जिसका नेगेटिव स्टांस हो ना उससे पॉजिटिव शेयर पूछो, वो बिल्कुल सही बताएगा क्योंकि अनबायस्ड होगा वो उस समय। राहुल जी, एक शेयर मैं आपके सामने रखता हूँ। मेरे को सीरीज के ना मैंने कई सारे शेयर्स निकाले हुए हैं, 2 शेयर मैंने ऑलरेडी रख दिए, एप्का और क्रॉम्पटन। मेरे तीसरा शेयर जो मेरे को पता करना है वो पता करना है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। अच्छा, राहुल से बात ही नहीं हो पाएगी, डिस्कनेक्ट हुआ है 1 मिनट पहले ही। सुमित जी, आप जरा चेक करके बताओगे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में तीसरा शेयर अक्टूबर सीरीज के लिए रख सकता हूं क्या? ये 2-3 दिन पहले हमने बताया था इस शेयर के बारे में, ये टूटा भी नहीं, चला भी नहीं। अगर आप यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो बिल्कुल एक फ्लैग एंड पोल का फॉर्मेशन बना हुआ है, और स्टॉक अपने एक रेजिस्टेंस लेवल जो है करीबन 2540 के आसपास वहीं पे ही सस्टेन कर रहा है। जैसे आपने बोला कि गिर भी नहीं रहा, तो यहाँ पे बिल्कुल मैं एक वेट करूंगा लेवल टू क्रॉस 2575। ये लेवल जैसे ही क्रॉस होगा और सस्टेन करेगा, बिल्कुल ये काफी अच्छा कैंडिडेट रह सकता है ऊपरी स्तरों के लिए। अगर आप डेली बेसिस पे यहाँ पे टारगेट निकालेंगे तो पहला टारगेट जो मुझे एक्सपेक्टेशन दैट इज अराउंड 2680 एंड 2740।
ठीक है, चलिए कुछ और शेयरों पर जरा बातचीत करते हैं। और हमने कल देखा कि एल&टी को लेकर अच्छी रिपोर्ट्स थी और एल&टी ने उस रिपोर्ट के दम पर रिएक्शन भी दिया। 36 रुपए के टारगेट्स निकल के आए थे और कल के तमाम नेगेटिविटी के बावजूद भी ये शेयर टिका रहा। इनफैक्ट निफ्टी का इकलौता शेयर था जहां पर हमने 1% से ज्यादा की तेजी देखी। अक्षय, एल&टी चूंकि अब 3000 रुपए के ऊपर जाकर ये टिका हुआ है और ऊपर के टारगेट्स हैं, आज भी इसमें कोई ट्रेड बन रहा है क्या एल&टी के शेयर में? कल की जो मोमेंटम है आज ये कंटिन्यू करेगा? जी, एल&टी अगर आप ओवरऑल देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है। बस थोड़ा अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं इसमें तो जो प्रायर स्विंग हाई वहां पे थोड़ा सा स्टॉक में थोड़ा सा दबाव बनते हुए दिख रहा है। तो ये जो दबाव की मैं बात कर रहा हूँ ये सिर्फ डे ट्रेडर्स के लिए लागू होगा, क्योंकि 3015 3025 ये एक माइनर इंट्राडे रेजिस्टेंस है। बाकी ब्रॉडर चार्ट सेटअप ठीक है। तो मैं कहूंगा अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं एल&टी में तो कल का हाई एक बार एल&टी को क्रॉस करने दीजिए जो है 305 का। अगर आपके पास शेयर्स है तो आप इसमें बने रहिए। 2900 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बन रहा है। हमारा मानना है कि जल्दी ही आपको ये जो 3025 का एरिया है उसका ब्रेकआउट दिख जाएगा। टारगेट आप 3150 3175 तक बना के चले फॉर द अक्टूबर सीरीज, और मेरी राय रहेगी कि इसको बाय कर होल्ड करके चले। ठीक है, एल&टी को लेकर ये भी, लेकिन चलिए कुछ और ऐसे स्टॉक्स को चेक करते हैं जहां पर अच्छे रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि एल&टी तो कल चल रहा था। लेकिन आज की अगर बात करें तो सीएलएससी की रिपोर्ट आई है मारुति को लेकर और टारगेट को उन्होंने 8,796 रुपये से बढ़ाकर कर दिया है 9,417 रुपये का। और सीएलएससी ने उम्मीद जताई कि जो एसयूवी की जो लॉन्चेस हो रहे हैं मारुति की तरफ से वो ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे शायद ये और मोमेंटम पकड़ेगा। हालांकि एसयूवी को लेकर कॉम्पिटिशन है, ये भी उन्होंने हाईलाइट किया है। लेकिन मारुति सुजुकी 10,565 पर यह शेयर ट्रेड कर रहा है। टारगेट इन्होंने अपना 8,796 से बढ़ा के 9,417 किया है। तो कितनी रिलेवेंट है रिपोर्ट, क्योंकि जो टारगेट इन्होंने दिया है उससे करीब 1,000 रुपए के ऊपर भाव तभी ये ट्रेड कर रहा है। इस पर जरा मारुति जरा चेक कीजिए आप सुमित जी, क्या सलाह देंगे मारुति के शेयर को लेकर? जैसे कि अभी चार्ट हम डिस्कस कर रहे थे बालकृष्ण, जस्ट लाइक सेम आप देखिए पिछला हाई मारुति ने क्रॉस किया था करीबन 4 सेशंस पहले और वही लेवल पे ही वो सस्टेन कर रहा है। कंपैरिजन आप देखेंगे तो गिर नहीं रहा। तो मेरा जो व्यू है वो ओवरऑल पॉजिटिव है। अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे आपको डिप मिल रहा है आप उसको यूटिलाइज कीजिए। यहाँ पे अगर एक मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात करूं तो यहाँ पे आप मेंटेन कर सकते हैं 10,340 का। तो 10,340 के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए और डिप्स को भी यूटिलाइज कीजिए। मेरा जो एक्सपेक्टेशन है वो है करीबन 11,300 का। तो अक्टूबर मंथ के लिए मेरा जो व्यू रहेगा वो मारुति के लिए पॉजिटिव है। ठीक है, मारुति के लिए पॉजिटिव व्यू है। हालांकि सीएलएससी की सेल की रेटिंग है। कुछ और स्टॉक्स देखते हैं और वही स्टॉक्स जिन पर की ब्रोकरेज हाउसेस की अच्छी रिपोर्ट्स हैं। नवीन फ्लोरिन पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग है और टारगेट इन्होंने दिया है 4,951 रुपए का। केमिकल स्टॉक्स में हमने हरकत देखी है और केमिकल स्टॉक्स में क्या होता है कि जब तेजी आती है ना तो एक तरफा तेजी हमने देखी है। अच्छी चीज़ ये है कि कैपेक्स भी कर रहे थे साल की शुरुआत में, तमाम कंपनीज की तरफ से ये खबरें निकल के आ रही थी। कल के सत्र में हमने थोड़ी सी कमजोरी देखी, लेकिन जो भाव कल की क्रूजिंग के है उससे करीब करीब 500 रुपये ऊपर के लक्ष्य हैं और ओवरवेट की रेटिंग बरकरार है। हालांकि इनके मैनेजिंग डायरेक्टर राधेश विलिंग इन्होंने इस्तीफा दिया है, ये भी एक खबर निकल के आई है कंपनी की ओर से। लेकिन नवीन फ्लोरिन, अक्षय क्या सलाह देंगे आप नवीन फ्लोरिन के शेयर में आज? जी, आप अगर नवीन फ्लोरिन का चार्ट देखेंगे तो थोड़ा एक क्लियर डायरेक्शन उभर के आ रहा है चार्ट में। अगर आप लास्ट 2 महीने का भी एक्टिविटी देखें तो 4800 और 4200 ये स्तर में काफी उसमें उतार चढ़ाव चल रहा है। तो कल का भी आप ट्रेडिंग सेशन में काफी बिकवाली देखने को मिली। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप ट्रेड कर रहे हैं इसमें एक हफ्ते भर की अवधि के लिए तो थोड़ा वेट एंड वॉच रखिए। मेरे हिसाब से जो रिसेंट स्विंग लो था 4200 या 4150 ये जोन मेरे हिसाब से सही रहेगा आप फ्रेश एंट्री के लिए, वो भी ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से। पोजिशनल स्तर एक महीने के ऊपर का व्यू अगर मुझे लेना है तो मैं कंफर्टेबल रहूंगा अगर मुझे 4200 के आसपास मिले। तो एक रेंज बाउंड शेयर है, कुछ ज्यादा मेजर एक्टिविटी फिलहाल नहीं दिख रहा है। ट्रेडिंग के लिए जो मैंने सपोर्ट लेवल बताए वहां पे आप एक बार छोटे से उछाल के लिए बाय कर सकते हैं।
बिल्कुल। चलिए बढ़ते आगे। जसप्रीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए और आज हमारे साथ अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ते आगे और इस वक्त आज का जो मुनाफे का फंडा है वो खास सेगमेंट हमारा विनीत बोलंजकर लेकर काफ़ी रिसर्च, वेल रिसर्च स्टॉक्स होते हैं उनके पास। आइए उनसे बात करते हैं। मॉर्निंग विनीत, बताएं आज कौन से 2 स्टॉक्स हैं जो पोर्टफोलियो में ऐड करने चाहिए हमारे व्यूअर्स को। आप म्यूट पे हैं शायद विनीत, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Marksans Pharma is one stock that I'm recommending today. ये हमें लगता है कि इसमें 60% की बढ़त हो सकती है अगर आप 2 साल का निवेश का होराइजन पकड़ के चले। इनमें क्या है कि इनकी जो टेवा के साथ जो मर्जर हुआ है उसका उनको काफी फायदा होने वाला है और ये जो OTC और RX मार्केट्स में, इंटरनेशनल मार्केट्स में इनकी जो प्रेजेंस बढ़ा रहे, केपेक्स कर रहे, उससे हमें लगता है कि इनका 20-25% टॉप लाइन बढ़ेगा और उनका बॉटम लाइन भी स्पीड से बढ़ता रहेगा और उनकी मार्जिन एक्सपेंशन की वजह से ऑपरेटिंग लीवरेज आ रहा है। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक आपको 160 के आसपास 2 साल का टारगेट दे सकता है। दूसरा स्टॉक जो हमें पसंद है वो है डाबर। अगर आप देखेंगे ये स्टॉक काफी अंडर द रेडार चल रहा है क्योंकि इसमें ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं आई है, पर अगर आप देखोगे कि ओवर अ 2 ईयर पीरियड ये काफी सस्ता ट्रेड कर रहा है कंपेयर टू द वैल्यूएशंस और हमें लगता है कि ये जो वन ऑफ द लार्ज प्लेयर्स FMCG सेगमेंट में है, ये आपको अगले 2 साल में एक 30 से 35% की अपसाइड दे सकता है। तो मार्क्सन्स फार्मा और दूसरा आपने डाबर पर हमें एक व्यू दिया कि आप यहाँ से कंजम्पशन स्टॉक्स को यानी FMCG के और स्पेशली ऐसे प्लेस जो जिनमें रूरल इकोनॉमी, रूरल कंजम्पशन का बहुत बड़ा, वो आपके लिए यहाँ से ऐड करने की सलाह आप दे रहे हैं और यहाँ से लगभग 30% तक का अपसाइड आप देखते हैं। ठीक है, शुक्रिया विनीत, ये दोनों स्टॉक्स आज हमें समझाने के लिए और इन पर राय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इनफैक्ट जब कंजम्पशन स्टॉक्स की बात ही हुई है, FMCG स्टॉक्स की बात हुई है, तो एक और स्टॉक है जिस पर व्यू लेते हैं और वो है इमामी का। इसमें भी आज एक न्यू है, इन्होंने एक फर्दर एक्विजिशन की है और जिस तरह से बाजार थोड़ा डिफेंसिव मोड में दिखाई दे रहा है, इमामी क्या आज एक अच्छा प्ले हो सकता है। इन्होंने एक कंपनी है जिसका 26% हिस्सा खरीदने की बात की है। कितना इम्पैक्ट इस न्यूज़ का, डिफेंसिव होने का और कंजम्पशन प्ले, आगे नंबर्स भी आने हैं और कहीं ना कहीं रूरल रिकवरी है, ये बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बात कर चुके हैं। इनफैक्ट संजीव पुरी भी इसकी बात कर चुके थे लास्ट क्वार्टर में। इमामी पर आज क्या ट्रेड लेंगे आप, अक्षय बताएंगे। चार्ट स्ट्रक्चर ओवरऑल बहुत ही स्ट्रांग रहा है, पर जो गए कुछ ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का दबाव देखने को मिला है। अभी जो स्तर चल रहे हैं वहां पे एक मूविंग एवरेज का सपोर्ट आपको 505-510 के स्तर पे, जो प्रायर स्विंग हाई था जो देखने को मिला था सितंबर 2022 में, वो भी रिविजिट करेगा। तो ट्रेडिंग के दौर से मैं कहूंगा कि ये बहुत ही अच्छा टेक्निकल सेटअप बन रहा है जहां पे आपको बाय ट्रेड की पेश कर रहा है स्टॉक। तो आप 505-510 ये रेंज में आप बाय ट्रेड अपना बना सकते हो। मेरा व्यू इसमें फिलहाल ट्रेडिंग का ही रखूंगा, 7 से 10 दिन की अवधि रहेगी ये ट्रेड में। एक रिकवरी आपको 540 तक मिल सकती है और आप 495 तक स्टॉप लॉस ये ट्रेड में बना के चले। ठीक है, इमामी को लेकर ये व्यू, लेकिन गोदरेज एग्रोवेट को लेकर एक खबर आई है और इन्होंने ना एक करार किया है। हालांकि अगर हम शेयर को देखेंगे तो महीने 1.5 महीने से कोई खास चाल नहीं है, 450 रुपये के आसपास के भाव हैं। लेकिन खबर ये आई है कि इन्होंने जो करार किया आपके सामने बता देते हैं कि साइम डार्बी प्लांटेशन बेरहैद, ये कंपनी, इसके साथ इन्होंने करार किया है और हाई क्वालिटी के पाम ऑयल सीड के लिए करार किया है। और यही नहीं, आगे ये कंपनी स्टेट ऑफ द आर्ट सीड प्रोडक्शन यूनिट भी भारत में लगाएगी। तो पाम ऑयल के प्लांटेशन का एक बड़ा कारोबार है गोदरेज एग्रोवेट का और उसको ये कंपनी बढ़ा भी रही है। एक बार जरा इस पर रिव्यू लेते हैं। राहुल, गोदरेज एग्रोवेट, क्या आपको लगता है कुछ रिएक्शन अगर आता है शेयर में आज, यहां से एक तेजी का कैंडिडेट ये बन सकता है शेयर? अभी तो फिलहाल चार्ट्स पे कुछ सजेस्ट नहीं कर रहा है कि तेजी का कैंडिडेट बन सकता है। 20-डे EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है और एक बेरिश चार्ट पैटर्न भी बना रहा है।
तो करंटली अगर लॉन्ग जाने की कोई भी गुंजाइश है वो 487 के ऊपर हो सकता है। तब तक के लिए इसको हम लॉन्ग साइड में ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, गोदरेज एग्रोवेट पर ये व्यू। लेकिन एक जरा राय दीजिए क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर के शेयर पर। कल 2% के आसपास की हमने तेजी देखी और इसमें ना मूव्स धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं। अक्षय, सीजी कंज्यूमर, क्या व्यू होगा आपका शेयर पर? कल हमने तेजी देखी और कल की तेजी अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि बाजार कमजोर था। क्या सलाह होगी आपकी इस पर? जी बिल्कुल, क्रॉम्पटन ग्रीव्स का चार्ट पैटर्न देखे तो एक रेंज में एक्टिव है ये स्टॉक। 320 का अपर एंड ऑफ द रेंज है, 290 का लोअर एंड ऑफ द रेंज है। ये रेंज में बुल्स और बेयर्स का टसल चल रहा है। पर जो कल का जो उछाल देखने को मिला है स्टॉक में, वो एक सपोर्ट बेस है। गए 2 दिन में अच्छा उछाल देखने को मिला है। डेरिवेटिव पैरामीटर्स में लॉन्ग बिल्टअप के संकेत है। तो मेरा मानना है कि वापस 320 के स्तर ऊपर में छूने की कोशिश करेगा स्टॉक अक्टूबर महीने में। तो जरूर इसमें बाय ट्रेड में रेकमेंड करूंगा। आप 305 तो 300 ये रेंज में आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जो रिसेंट स्विंग लो था 290, जो सपोर्ट मैंने बात की उसके नीचे आपका स्टॉक बनेगा। 320-25 तक फिलहाल आप टारगेट बना के रखे। बड़े टारगेट पे आगे जाके बन सकते हैं, पर एक बार ये स्टॉक में रिव्यू लेना पड़ेगा वंस इट टेस्ट्स 320-25 एरिया। ठीक है, क्रॉम्पटन को लेकर ये व्यू। लेकिन एचडीएफसी बैंक आज फिर से फोकस में रहेगा। एचडीएफसी के साथ साथ आईसीआईसीआई और बैंकिंग शेयरों से जब तक बाजार के सपोर्ट निकल कर नहीं आता है, बाजार का चलना या फिर अच्छे से स्थिर होने का संकेत देना वो शायद संभव नहीं है। कल हमने 1518 रुपए के आसपास के भाव देखे। बाइंग रेंज में आपको लगता है कि अक्षय एचडीएफसी बैंक आ गया है? थोड़ा सा एक अगर कॉन्ट्राबेट लेना चाहें, अगर हम पूरी सीरीज की भी बात अगर कर लें तो ये ठीक शेयर रहेगा? जी सबसे पहले एचडीएफसी बैंक का प्राइस स्ट्रक्चर इतना कुछ स्ट्रांग नहीं दिख रहा है। अगर वीक ऑन वीक कंपैरिजन करें तो 1650 से लेके 1520 बहुत ही स्ट्रांग बिकवाली देखने को मिली है। डेरिवेटिव्स में अक्टूबर डेटा देखेंगे तो रोलओवर्स जो सजेस्ट कर रहे हैं फिलहाल वो एक नेगेटिव शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट दिखा रहा है कि बेरिश बेट्स बने हैं इसमें। 1560 का स्ट्रांग रेजिस्टेंस है और ये एक कुछ दिनों पहले एक अच्छा सपोर्ट माना जाता था जो इसने ब्रेक करा है। तो फिलहाल मैं कहूंगा कि आप एचडीएफसी बैंक में खरीदी ना करें। एटलीस्ट कम से कम जो पहला कंडीशन होगा इसमें बाय करने के लिए उसको 1560 के ऊपर उसको पहले सेट होना पड़ेगा, उसके ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा, तो ही हम इसको रिव्यू करेंगे। फिलहाल जिस तरह से सेटअप बन रहा है मुझे नीचे की स्तर में उसमें 1480 या 1470 ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से देखने को आपको ये लेवल मिल सकते हैं। ठीक है, एचडीएफसी बैंक पर ये व्यू। लेकिन हम देख रहे हैं कि ओपनिंग टेक्स आ गए हैं 19,600 निफ्टी, सेंसेक्स 250 के ऊपर। विश्वास मत कीजिएगा, ये बिल्कुल शुरुआती अभी टेक्स आए प्री ओपन के और अभी ये थोड़ा सा 9:07-8 के आसपास ये सेटल जब हो जाए तो जाके एक तस्वीर कोई बनेगी। लेकिन बाजार खुलते ही आज कौन से शेयरों में एक्शन दिखने की उम्मीद है, कौन से शेयर फोकस में रहेंगे, बताने के लिए हमारे साथ पूजा जुड़ गई हैं एक्शन स्टॉक्स लेकर। पूजा बताइए। जी, आईटी स्टॉक्स पर नज़र रखिए। यहाँ पर एसेंशियल ने अपने नतीजे घोषित किए जिसमें कि कमज़ोर नतीजे आए हैं, गाइडेंस भी कमज़ोर आई है जिसका असर आज आईटी शेयरों पर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एमसीएक्स भी फोकस में रहेगा। 3 अक्टूबर को जो नया प्लेटफॉर्म कंपनी लॉन्च करने वाली थी अब उस योजना को टाल दिया है कंपनी ने। एनएलसी इंडिया उड़ीसा में कंपनी अपना नया थर्मल पावर प्रोजेक्ट बनाएगी जिसकी की क्षमता 2400 मेगावाट की है। गोदरेज एग्रोवेट भी पर भी नजर रखिए। साइम डाबी प्लांटेशन के साथ कंपनी ने करार कर लिया है और इसके जरिए कंपनी को पाम ऑयल सीड्स सप्लाई किया जाएगा। इसके अलावा इमामी पर भी नजर रखिए। आज एक्सियम आयुर्वेद का 26% हिस्सेदारी खरीदेगी कंपनी। तो इन तमाम खबरों के चलते आज इसमें एक्शन देखने को मिल सकता है। सारे स्टॉक्स हम बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारे कंपाइल करके लाने के लिए। कुछ और ट्रेड्स, पॉसिबल ट्रेड्स डिस्कस करते हैं। एक स्टॉक है क्विक हील का। क्विक हील हालांकि मार्केट कैप बहुत बड़ी नहीं है, लगभग 1500 करोड़ की मार्केट कैप है, लेकिन स्टॉक डबल हो चुका है अप्रैल से। और इसमें एक जो फर्दर न्यूज़ आई है वो है कार्नियल एसेट्स ने भी इसमें कल एक बल्क बाइंग की है।
आप इस स्टॉक को देखें, लगभग 140 से जो चलना शुरू है, सिक्वॉय कैपिटल का भी इसमें स्टेक है। क्या इस न्यूज़ से इस स्टॉक में इम्पैक्ट आ सकता है? डबल ऑलरेडी कंसिडरिंग अक्षय कि ये 50% से ज़्यादा चल चुका है पिछले 4 महीने में। प्रियंका जी, ये स्टॉक में कोई रोक टोक नहीं है और जैसे अभी आपने न्यूज का भी खुलासा किया है तो शायद ये आज गैप अप हो, ये भी अपने को देखने को मिल सकता है। फिलहाल जिस तरह से मोमेंटम है, ये जो इसके स्विंग हाई ऑल टाइम हाई रहेंगे शायद 320 में, जो अगस्त 2021, ऑल टाइम हाई तो नहीं है, स्विंग हाई है जो अगस्त 2021 में दिखे थे। तो वहां तक ये जल्दी आपको शायद एक हफ्ते के अंदर, 1-2 दिन भी हो सकता है, क्योंकि न्यूज भी सपोर्ट कर रहा है इसको। तो आपको 320 का टारगेट रख के चलना है क्विक हील में। फिलहाल 260 का सपोर्ट बेस है, तो जरूर मेरी राय रहेगी आप इसमें खरीदारी करें। गैप अप हो तो होल्ड करके चले, तो 270 टू 80 तक पार्टिसिपेट कर सकते हैं बाइंग में। बाकी 320 का टारगेट इंटैक्ट रहेगा स्टॉक में। पर आज नजर हम जरूर रखेंगे। इनफैक्ट गैप अप तक की बात हो सकती है, बड़ी खबर है, मार्केट कैप छोटी है और इस न्यूज़ का इम्पैक्ट आपको क्लियरली दिख सकता है। स्टॉक अच्छी चाल चल चुका है, लेकिन बड़े इन्वेस्टर आते हैं, इसका मतलब है कि आगे भी पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग है स्टॉक में, तो इस स्टॉक को रडार पर जरूर रखें। अब कुश के रडार पर एक और टेक्निकल पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि उनसे भी समझते हैं वो आज क्या ट्रेड कर रहे हैं और कैसे ट्रेड कर रहे हैं। कुश, मॉर्निंग, बताएं आज कौन से स्टॉक्स होंगे आपके रडार पर और आप भी क्या सेल ऑन राइज करेंगे? जी हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू प्रियंका, सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। वेल, नहीं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक रहूंगा। मुझे लग रहा है जो ये निफ्टी, बैंक निफ्टी पे हमने सेलिंग देखी, ये नियर टर्म में शायद ओवरसोल्ड हो चुकी है। अब यहाँ पे एक टेक्निकल रिबाउंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरा व्यू यहाँ से थोड़ा सा पॉजिटिव टर्न हो रहा है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर हम एक मूव करें टुवर्ड्स 20,000 प्लस लेवल्स बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, क्योंकि कंजेशन जोन था 19,250 19,500 का, जहां पे निफ्टी ने काफी टाइम स्पेंड किया था अगस्त सितंबर के आसपास बिफोर सॉर्ट ऑफ रिबाउंडिंग। अब हम फिर उसी के आसपास आए हैं, तो या तो एक ब्रेकडाउन देखने मिलेगा करीब फिर 19,250 के आसपास, या हम यहाँ से एक अच्छा सा स्विंग लेके फिर वापस 20,000 के लेवल्स के करीब जाएंगे। माय बेट इज ऑन द लैटर। यहाँ से हो सकता है कि हम एक अच्छा रिबाउंड देखें, और हमें लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर जो है ये यहाँ से लीड कर सकता है। काफी सारे स्टॉक्स हैं जो सपोर्ट लेवल्स के पास हैं, तो वहां पे अगर जरा भी रिबाउंड आता है तो बैंक निफ्टी में आपको अच्छे खासे लेवल्स देखने मिल सकते हैं 46,000 प्लस के, दैट इज ऑन अ वीकली पोजिशनल बेसिस। अब नियर टर्म में बात करें तो बायस मुझे यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव ही लग रहा है, डिस्पाइट द काइंड ऑफ सेलिंग दैट वी हैव सीन। 19,300 का सपोर्ट जोन, 19,800 का पोजिशनल रेजिस्टेंस जोन ऑन द निफ्टी इमीडिएटली मान के चले। 43,700 और 44,900 ये दो लेवल्स होंगे टू वॉच आउट फॉर ऑन द बैंक निफ्टी। अब जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है, अब बायस इतना पॉजिटिव है तो जो स्टॉक पिक्स हैं ये भी पॉजिटिव साइड पे हैं। पहला है कैनरा बैंक। इसमें आप देखें तो अच्छा खासा बेस बना हुआ है, स्टॉक ने कोई बहुत ज्यादा क्रैक्स नहीं दिखाए हैं और मार्केट के फॉल में इसने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है, व्हिच इज सजेस्टिंग दैट देयर इज सम अपसाइड लेफ्ट ऑन दिस। 387 399 के दो नियर टर्म टारगेट्स के लिए आप इसमें बाय करें। 360 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जो मेरा दूसरा पिक है दैट इज SJVN। सिमिलर स्टोरी हियर, यहाँ पे हमने फॉल देखा था बट जो रिकवरी आई है 20 डे मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लेके, ये काफी एनकरेजिंग है। तो नियर टर्म में 75 और 78 के दो टारगेट्स के लिए आप बाय करें। 69 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, SJVN हो गया, कैनरा बैंक हो गया, खुश के दो ट्रेड हो गए और दोनों कल मोमेंटम वाले शेयर्स थे। खासकर SJVN तो लास्ट में अच्छी क्लोजिंग भी करके गया है। खैर, मार्केट के लेवल्स फ्रीज हुए। एक बार मैं आपको तो निफ्टी के लेवल्स करीब 50 पॉइंट से ज़्यादा की बढ़त के साथ आज हम खुलेंगे। बैंक निफ्टी में भी बढ़त के साथ खुलेंगे, सेंसेक्स भी बढ़त के साथ खुलने जा रहा है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी सब बढ़त के साथ खुल रहे हैं। इन सब में अच्छी चीज़ क्या है कि सितंबर का छाया नहीं दिख रही। अक्टूबर में नए तरीके से पहले ही दिन और सीरीज़ के अंदर आपको हरा निशान दिख रहा है। बस प्रॉब्लम क्या है ना, अभी भी हम उसी रेंज के अंदर है, रेंज के अपर एंड से भी दूर है। अभी थोड़ी और मेहनत आज मार्केट को करनी होगी। आज स्क्रीन के जो टॉप गेनर्स मैं आपको दिखाऊँ इस समय स्क्रीन पर जो आप दिखेंगे ना, तो वो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस दिलवाने की कोशिश भर कर सकते हैं बस। जैसे हिंडाल्को, UPL, M&M, टाटा स्टील, ये 4 शेयर्स हैं जिनके पास बढ़त 1% की है। NTPC भी 1% ऊपर है, L&T भी 1% ऊपर है। इसमें रिलायंस मिस है, HDFC मिस है, इसमें TCS, इन्फोसिस मिस है। तो इसलिए ये आपको नोटिस करना है कि अभी बड़े शेयरों की लीडरशिप थोड़ी एब्सेंट है। तो आपको मूव मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट छोटा ही होगा। दूसरा पॉइंट, आज की जो टॉप लूजर्स है ना, उसमें फिर से आपको IT कंपनीज दिख रही है, लेकिन ये ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं है। आपको HCL टेक, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा है।
ठीक है, एक काम करते हैं खुश, जब आप आ ही गए हैं, बता रहे हैं कि कैनरा बैंक SJVN रखना है, एक IT स्टॉक है, जरा ये देख के बताइएगा। टेक महिंद्रा की चाल काफ़ी अच्छी रही है, ये टूट के इस जगह पर आ गया है कि यहाँ से पुल बैक दे सकता है। आज और कितना टूटेगा? अगर ये नहीं टूटा तो पुल बैक देगा क्या ये? जी डिबी, तो देखिए बहुत ही डेलिकेटली प्लेस्ड है, तो आपने क्वेश्चन भी एकदम सही तरह से पूछा है कि अगर यहाँ पे मान लीजिए फर्दर डाउनसाइड देखने मिलता है, बिल्कुल 1220 का जो लेवल है जहां पे इसका 50 डे मूविंग एवरेज है, ठीक उसके सपोर्ट के पास है। हल्की सी डाउनसाइड के साथ ओपनिंग हो रही है। अब अगर इस लेवल के नीचे जाता है, सस्टेन करता है, तो आपको एक मूव देखने मिल सकता है करीब 1180 1175 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास। लेकिन अगर मान लीजिए यहां से एक रिबाउंड कर जाए, so then don't rule out a move to 1275 and 1300 kind of levels. Volatility स्टॉक में बनी हुई है। मैं फिलहाल इसको थोड़ा वेट एंड वॉच लिस्ट में रखूंगा, बिकॉज सपोर्ट जोन के बहुत पास है। यहाँ से थोड़ा सा भी प्रेशर अगर बढ़ता है तो थोड़ा डाउनसाइड यहाँ पे जो है वो एग्रीवेट हो सकता है। तो डेलिकेटली प्लेस्ड है, इसको फिलहाल आप थोड़ा वेट एंड वॉच लिस्ट में ही रखें, तो बेटर रहेगा। अपने एक शेयर के साथ हमारे को अच्छा प्रॉफिट भी दिलवाया था, वो था MCX का। आज खबर थोड़ी नेगेटिव है, खबर ये है कि वो टाल रहा है, उनका जो नया सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट हो रहे थे 6% नीचे है। कितना क्रैक आएगा MCX पर? नवीन फ्लोरिन पे भी खबर है मैनेजमेंट के इस्तीफे की, इसलिए भी 8% नीचे है। पहले MCX के भी आप जरा बता दीजिए कुछ। जी आंटी, तो देखिए कल ही हमने सजेस्ट कर दिया था कि एक बार के लिए MCX में प्रॉफिट बुक कर ले और एग्जिट कर जाए। अब जो ये न्यूज आई है, परहैप्स जिसके एंटिसिपेशन और कॉन्फर्मेशन में ये स्टॉक चला था, वही थोड़ी सी नेगेट होती हुई नजर आई है, तो प्रेशर बनता हुआ दिखेगा आपको। बाय ऑन डिप्स हो सकता है और होगा, लेकिन मैं कहूंगा इसमें थोड़ा सा वेट करें। अब जो ये डिप आ रहा है कहाँ सेटल होता है वो देखने दें, फिर उसके बाद हम इसमें फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। हो सकता है 1900 1930 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास स्टॉक शायद थोड़ा सा सपोर्ट ले, बट लेट्स नॉट प्रीएम्प्ट, ओपन हो जाने दीजिए। जो इसका डाउनसाइड है एक बार कंप्लीट होकर सेटल होने दीजिए, फिर हम बाय ऑन डिप्स करेंगे। बट अगर किसी ने कल हमारी बात सुन के इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया हो, देन इट्स अ वेरी गुड थिंग। अब आप थोड़ा सा इसमें साइडलाइंस पे वेट करें, वील जस्ट वेट फॉर द डिप टू सेटल। ठीक है, ऑलराइट, ये तो बात हुई MCX पर। ठीक है, बड़ा डिप है और अच्छा है जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक कल कर लिया था। कल ऑप्शन का ट्रेड भी कुछ ने बुक करवा दिया था अपना। लेकिन बढ़ते हैं आगे, कुछ और स्टॉक्स भी डिस्कस करते हैं और उनमें से एक स्टॉक रहेगा NBCC का, क्योंकि इन्होंने भी अनाउंस किया अपनी एक सेल ऑफ लैंड पार्सल। लगभग कमर्शियल स्पेस है इनका और लगभग 5700 करोड़ का ये सेल प्रोसीड हो सकता है। हमें याद है अब तक कुछ दिन पहले जब बॉम्बे डाइंग की वो न्यूज़ आई थी, जब वो अपना एक वर्ली वाला लैंड पार्सल सेल कर रहे थे, बड़ा सर्ज आया था। क्या इस न्यूज़ पर एक ट्रेड आज के लिए बनता है? सुमित, NBCC पे कैसे ट्रेड करेंगे आप? जी, ओवरऑल देखेंगे तो चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। हालांकि 4-5 सेशन से आप देखेंगे कंसोलिडेशन है, तो बिल्कुल यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है, लेकिन थोड़ा सा मैं वेट करूंगा लेवल का 61। तो 61 जैसे ही क्रॉस होगा, एक पोजिशनल ट्रेड भी बन रहा है। और इंट्राडे में अगर लेवल देखेंगे तो 5950 के ऊपर आप एक बाय इनिशिएट कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 5670। तो यहाँ पे टारगेट जो पोजिशनल रहेगा दैट विल बी 69। मार्केट की ओपनिंग में सिर्फ अभी 1 मिनट का समय रह गया, फटाफट से चेक कर लेते हैं। वापस से आपको निफ्टी के लेवल दिखा देता हूँ। 50 पॉइंट से ज़्यादा निफ्टी, 150 पॉइंट करीब बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में करीब 250 पॉइंट की आसपास की ओपनिंग आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर। ये अच्छे साइन है। बस बाजार को आज सिर्फ एक ही काम करना है, जो आप गैप लेके आ रहे हो ना, इसको होल्ड कर देना। अगर ये रुक गया ना, तब भी आप विन विन सिचुएशन में हो। आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है और जिनके पास शॉर्ट पोजीशंस है, उनको सिर्फ ये करना है कि जो फर्स्ट डे की तेज़ी है इससे ज़्यादा बढ़े नहीं। अगर ये बढ़ती जाएगी ना तो आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। ध्यान रखिएगा, दोनों के लिए ही ये आज थोड़ा लेसन का डे है। फर्स्ट डे ही है, भले लेसन का डे बनेगा। आ जाते हैं फटाफट से टॉप गेनर्स पे। स्क्रीन पे जरा जल्दी से दिखाते जाइएगा, फिर एडवांस डिक्लाइन दिखाएंगे। हिंडाल्को, UPL, M&M ये सब 1-1, 1.5, 2-2% ऊपर हैं। इन पे ध्यान रखें। आज मेटल का प्ले थोड़ा ज़्यादा अच्छा देखने को मिल सकता है। ज़्यादातर शीट में मेटल्स पे अर्ली ट्रेड लगते हुए दिख रहे हैं। ये थोड़ा स्क्रीन पे दिखेगा आपको। एडवांस डिक्लाइन कम से कम 1200 शेयरों का होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर और थोड़ा सोचना पड़ेगा। 1200 शेयर आने चाहिए। 1240 का ही नंबर आया है। 182 एडवांसेस के साथ आज हम ओपन कर रहे हैं। रिस्क ठीक है, रिवॉर्ड ठीक है, बाजार थोड़ा टूटा हुआ है और अब नई सीरीज की शुरुआत है। ओपनिंग आपको ठीक मिल रही है, बस सिर्फ सस्टेन करने वाला दिन है। दोनों के लिए लेसन होगा आज के लिए, शॉर्ट के लिए भी, लॉन्ग के लिए। शॉर्ट वालों को भी लेसन मिलेगा और आज शॉर्ट लॉन्ग के लिए भी मिलेगा।
ओपनिंग के बाद बाजार धीरे धीरे करके कुछ पॉइंट्स जोड़ने की कोशिश कर रहा है। 135 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 44,500 एक बार रीगेन हो जाए और इसके पास 19,600 की टेरिटरी में एक बार एंटर हो जाए और फिर थोड़ा समय निकल जाए, उसके बाद आप फिर देखेंगे आपको काफ़ी मज़ा आएगा। ऑप्शंस के प्रीमियम काफ़ी टूटे हुए हैं, खासकर कॉल्स के। एक्टिव कॉल्स चुनने का समय है, सीरीज़ की शुरुआत होती है ना तो आपका समय भी ज़्यादा मिलता है। एक्टिव कॉल ऑप्शंस आज भर भर के चुनना और अपने वित्तीय सलाहकारों का सिर खा जाना कि मेरे को आज ऑप्शंस बताओ इस तरह से करके, क्योंकि आपके पास अच्छा ट्रेड आपको मिलेंगे। अब आ जाते हैं जरा टॉप गेनर्स पे, फटाफट से स्क्रीन पे लेके आते हैं। ये हिंडाल्को जैसे मैंने कहा शुरुआत में 2% है। एनटीपीसी टाटा स्टील ने लीड ले लिया, 1.5% ऊपर आ चुके हैं। सिप्ला डिविस लैब भी ऊपर आ चुके हैं। यूपीएल भी ऊपर है। अगली सीरीज के जो थोड़ा पीछे हटे हुए शेयर्स थे, इस बार नई सीरीज के अंदर आते ही उन्होंने थोड़ा चार्ज लेना शुरू कर दिया। 1350 शेयर एडवांसेस के अंदर आपको फिर से दिख रहे होंगे। 208 शेयर इस समय आपको डिक्लाइंस दिख रहे होंगे। रही बात इंडिया विक्स की, मैं आपको जल्दी से नोटिस करवा देता हूँ। इंडिया विक्स 4% नीचे है, लेकिन ये 12 के ऊपर जाके कल प्लेस हो गया था, इसलिए इसमें क्रैक आने और थोड़े जरूरी हैं। ये क्रैक अगर नहीं आया ना तो फिर ये आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल देगा, लेकिन मेरी अपनी कैलकुलेशन ये कहती है कि आज इंडिया विक्स आपको परेशान नहीं करेगा, सीरीज की शुरुआत भर है। जल्दी से चेक कर लेते हैं नेक्स्ट 50 के अंदर क्या हो रहा है। वहाँ पर आप देखेंगे डीएलएफ, वेदांता जैसे शेयर्स करीब 1.5% ऊपर, और इसके अलावा एचडीएफसी एएमसी सेकंड डे है जब 1% से ऊपर की ओपनिंग कर रहा है। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा भी आज ऊपर है। गेल भी अगली सीरीज का एक सौदा बन सकता है, 1% ये भी ऊपर आया। जो कमजोर शेयर है उसमें नौकरी, बॉश, अदानी ग्रीन्स और वीबीएल जैसे शेयर्स हैं, ये करीब हैं आधे % नीचे। अभिषेक आपको बता रहे हैं छोटे मझोले शेयर, प्रियंका मेहमानों को कनेक्ट करेगी। तो छोटे मझोले शेयरों में आज कमजोरी वाले शेयरों से शुरुआत करते हैं। श्रेयस शिपिंग, इसने अपनी डिलिस्टिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली है और 14% आज ये शेयर गिर रहा है। हालांकि काफ़ी तेज़ी से चला हुआ शेयर है। नवीन फ्लोरिन, जहां पर मैनेजमेंट के टॉप लेवल पर इस्तीफे की एक खबर है, उसके चलते आज ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर भी ये शेयर था। 8% की कमजोरी पर शुरुआत हुई है नवीन फ्लोरिन में। MCX, जिसने कि अपना नए प्लेटफॉर्म का लॉन्च को टाला है, 3 अक्टूबर के होना था, लेकिन CBC निर्देश के बाद उन्होंने अपने फैसले को बदलना पड़ा है। 5% की गिरावट है MCX के शेयर में, फिर से ये 2,000 रुपए के नीचे आकर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा ओरिएंट ग्रीन, KIOCL, कुछ और शेयर हैं जहां पर हम 4 से 5% के आसपास की नरमी देख रहे हैं। अगर हम तेजी वाले शेयरों की बात करें तो टाइल्स वाले शेयरों में, सेरेमिक्स वाले शेयरों में थोड़ा सा एक्शन बन रहा है। सोमानी सेरेमिक्स में 7% के आसपास की तेजी पर शुरुआत हुई है। जुपिटर वैगन जब भी ये मूव देता है ना तो बड़े मूव्स देता है, चाहे कमजोरी का हो या फिर तेजी का हो। आज भी ये 5% की तेजी पर शुरुआत हुई है, 350 रुपए के आसपास का भाव है। इसके अलावा संगम इंडिया को देखेंगे, 4% ये शेयर ऊपर है। छोटे मोटे फार्मा स्टॉक्स में देख रहे हैं कि हल्के हल्के एक्शन है। SMS फार्मा में 4% के आसपास की तेजी पर शुरुआत आज होते हुए दिख रही है। तो बाजार में आज मूड थोड़ा सा ठीक है। ऑटो इंसलरी की अगर बात करें तो वहां पर कुछ हल्की फुल्की बाइंग हम आते हुए देख रहे हैं। राणे मद्रास हो गया, इसके बाद टालप्रोस, जय भारत मारुति, 2 से 4% के आसपास की तेजी इसमें है। छोटे मझोले बैंक, हल्की सी पार्टिसिपेशन वहां से भी आ रही है। सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, यहां पर 2 से 3% के आसपास की मजबूती पर आज हम शुरुआत होते हुए देख रहे हैं। प्रियंका के पास चलेंगे, मेहमानों से कनेक्ट करेंगे और आपके लिए जानेंगे ओपनिंग के शानदार ट्रेड्स। चलिए ठीक है, तो ये शानदार ट्रेड समझ लेते हैं अभिषेक एक्सपर्ट्स के साथ। ओपनिंग ट्रेड क्या होंगे बताएं सुमित, पहले सुमित से शुरुआत करते हैं। आज के ओपनिंग ट्रेड्स क्या हैं? यहाँ पे पहली नजर रहेगी इंडस टावर पे। आप देखिए चार्ट स्ट्रक्चर काफी बढ़िया है। कल के सेशन में भी काफी कंसोलिडेशन था और कल का हाई आज भी क्रॉस हो रहा है, तो यहाँ पे एक बुलिश व्यू रहेगा। करंट मार्केट प्राइस है 193, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 188 का, टारगेट रहेगा 202 का। टावर्स पर आपका बेट रहेगा 2% तेजी यहाँ पर। कुछ आपका ओपनिंग ट्रेड? यहाँ पे एक स्टॉक जो मेरे रेडार पे आ रहा है वो है इंडिया सीमेंट्स। अब देखिए बहुत ही शार्प मूव देखा था हमने सितंबर के स्टार्ट में, फिर वहां से एक डाउनटर्न था, लेकिन अब ये स्टॉक FNO के बैन से निकल चुका है। एक्सपायरी फिनिश हुई है मंथली तो, और अगर आप देखें तो आज जो रिकवरी है ये काफी एनकरेजिंग है। तो मेरे हिसाब से इसे बिल्कुल रेडार पे रखना चाहिए। नियर टर्म में यहाँ पे जो टारगेट्स हैं ये 243 एंड 250 के आसपास के निकल के आ रहे हैं। ये लेवल्स मैं वॉच करूंगा इंडिया सीमेंट्स पे। और जो स्टॉप लॉस रहेगा मेरा, वो जो कल के दिन का लो बना था करीब 225 के आसपास का, इसको लेके चलूंगा। सो इंडिया सीमेंट्स इज ऑन माय रेडार। आप भी सीमेंट पैक ले रहे हैं, इंडिया सीमेंट्स यहाँ पर तेजी है। अक्षय से ट्रेड समझ लेते हैं। अक्षय, मेटल पैक में इतनी अच्छी तेजी दिख रही है, थोड़ा सा डॉलर इंडेक्स सॉफ्ट हुआ है, वहां से कोई ट्रेड होगा आपका या फिर ओपनिंग ट्रेड किसी और सेक्टर से है?
जी, मेटल्स में भी आप देख सकते हैं, पर मेरा ओपनिंग ट्रेड मेटल्स में नहीं रहेगा। मैं एनटीपीसी पे दाव लगाना चाहूंगा। एनटीपीसी में अगर आप देखें तो ओपनिंग ट्रेड में लास्ट 5 मिनट काफी अच्छा पिकअप करा एनटीपीसी। एक रेंज कंसोलिडेशन ब्रेक का अटेम्प्ट कर रहा है, अब तक सक्सेसफुल है। मोमेंटम कैचअप कर जाएगा जैसे ही 245 क्रॉस करेगा, तो करंट रेट पे बाय करके चले। 243 है सीएमपी, 237 का स्टॉप लॉस बनाइए और 251 और 255 तक टारगेट बना के चले। हमारे पास तीनों के आ गए हैं। पावर स्टॉक से आप अक्षय ले रहे हैं, इंडस टावर और साथ ही इंडिया सीमेंट्स ये लिया है कुछ ने। लेकिन कुछ और ट्रेड्स जो ऊपर इस वक्त देखने को मिल रहे हैं उनमें एक बार मूव समझ लेते हैं, क्योंकि मेटल्स में आज अच्छी तेजी है। डॉलर इंडेक्स वहां से ऑफ टू है। हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स, एल्यूमिनियम काउंटर स्पेशली, वहां पर अच्छी मूव है। और इनफैक्ट कुछ और काउंटर्स जो आए हैं उसमें डॉक्टर लाल पाथलाब जैसे काउंटर्स भी दिख रहे हैं। औरोबिंदो फार्मा पे भी एक अच्छी मूव है। कई सारे ट्रेड्स कुछ कई स्पेसेस से निकल कर आ रहे हैं। एक बार मेटल्स पर क्या ट्रेड आपका होगा? कुछ एल्यूमिनियम काउंटर को पिक करेंगे आप यहां से? सो प्रियंका, मेटल्स एक्चुअली बहुत ही वॉलेटाइल प्ले हैं। हालांकि मैं कहूं तो ट्रेजेक्टरी देखिए मुझे इनकी पॉजिटिव लग रही है, लेकिन अगर कोई थोड़े अग्रेसिव ट्रेडर हो जो इस वॉलेटिलिटी को हैंडल करके चल सकें, देन इट्स नॉट अ बैड आइडिया, बिकॉज अ लॉट ऑफ दीज नेम्स मार्केट के साथ करेक्ट होके एक अच्छे से सपोर्ट जोन में आए हैं और अब एक रिबाउंड दिखा रहे हैं। सो हिंडाल्को इज नॉट अ बैड ऑप्शन। हमारे जो दो टिपिकल टॉप पिक्स रहते हैं वो है हिंडाल्को एंड टाटा स्टील। हिंडाल्को में देखिए फिर से वही एक पैटर्न नजर आ रहा है। यहाँ पे जब गिरा है तो 50 डे मूविंग एवरेज के करीब का आपको सपोर्ट लेके रिबाउंड करता हुआ नजर आया है। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर आप एक लॉन्ग पोजीशन लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। जस्ट कीप इन माइंड दैट द वॉलेटिलिटी इन द एंटायर मेटल पैक इज अ लिटिल हाई। सो 465 का स्टॉप लॉस लेके चले। इसी के आसपास स्टॉक ने पिछले कुछ दिनों में सपोर्ट लिया है, रिबाउंड कर रहा है। अब जो यहाँ पे मेरा नियर टर्म में पहला टारगेट निकल के आ रहा है 490 का, दूसरा टारगेट जो है ये 510 का है। तो हिंडाल्को ऑन द रिबाउंड यहाँ पे हमें अभी भी ठीक लग रहा है। दो चार शेयर ना मोमेंटम वाले आपसे पता करता हूँ, जरा चेक करना है। एक तो वर्लपूल आप चेक करो, वर्लपूल इंडिया, ये शेयर ठीक लग रहा है आपको? मैं आज इंट्राडे के लिए रखूंगा। मैं 3 दिन की छुट्टी का मैं अपने लोड नहीं लेके जाऊंगा। इंट्राडे में 2-2.5% और चलने के चांसेस हैं। सुमित मिल गया वर्लपूल? जी बिल्कुल। देखिए कल के अब लास्ट सेशन का जब आप मूव देखेंगे तो एक बढ़िया सा बाउंस बैक मिला था। जो लेवल टच हुई थी वो था 1580, लेकिन जो क्लोजिंग मिला था यहाँ पे वो मिला था आपको 1648 का। तो बहुत ही एक अच्छा पुल बैक था। यहाँ पे जैसे ही लेवल्स क्रॉस होंगे 1670 के, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ये जा सकता है 1700 तक। तो इंट्राडे के लिए आप पॉजिटिव रहें और आज के ही लो का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें यहाँ पे। ठीक है सुमित, फिर एक और शेयर आप और चेक करो। उस शेयर का नाम है कैप्री ग्लोबल। ये 806 रुपये का मिलेगा। एक बार जरा इस शेयर को भी चेक कर लो। मेरे को एक्सपेक्टेड है कि 840 आ जाएगा 1-2 दिन के अंदर ही। एक बार जरा चेक करना, 840 के टारगेट के लिए कैप्री लेना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 100 मूविंग एवरेज का काफी एक सपोर्ट बना के स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। तो मोमेंटम जो है वो ओवरऑल अभी भी एक पॉजिटिव है, लेकिन मैं एक छोटा सा वेट करूंगा। यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस लेवल है करीबन 820 का, तो 820 तक का आप एक्सपेक्टेशन एक रखिए, लेकिन 820 के ऊपर आप एक पोजिशनल यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, कैप्री ग्लोबल को लेकर ये भी, लेकिन हम देख रहे हैं कि जहां पर खुले नवीन फ्लोरिन या फिर M6 वहां से और ये शेयर कमजोर हैं और वायदा बाजार के 2 सबसे ज़्यादा गिरने वाले शेयरों में दोनों के दोनों शामिल हैं। नवीन फ्लोरिन 10%, M6 का शेयर करीब करीब 8% टूट गया है। नवीन फ्लोरिन पर ही एक व्यू जरा फिर से लेंगे। हालांकि हमने बहुत कोई खास कोई चाल देखी नहीं है तेज़ी की या फिर मंदी की, लेकिन ये खबर थोड़ा सा नेगेटिव है MD के इस्तीफे की। नवीन फ्लोरिन यहाँ से और कमज़ोर हो सकता है क्या? आपको ऐसा लगता है अक्षय? सुबह जब भी बात करा था तभी 4200 का एक क्रूशियल स्विंग लो का सपोर्ट का जिक्र किया था मैंने। अगर आप देखें तो गैप डाउन हुआ है, 42 से काफी दूर खुला है जो स्टॉक है नवीन फ्लोरिन। तो यहाँ पे जो अदर सपोर्ट हम खोजेंगे यहाँ पे तो वो बनेगा 3800 का, और वो भी वहां अगर छू जाएगा तो वहां पे कुछ प्राइस स्टेबिलिटी देखने के बाद ही आप इसमें एक्टिविटी करें। तो फिलहाल जिस तरह से गैप डाउन हुआ है, जो प्राइस एक्टिविटी ओपनिंग में देखने को मिली है, सब सजेस्ट कर रहे हैं कि एक वीक सिग्नल दे रहा है स्टॉक।
3800 आपका सपोर्ट बेस है, आपको इसको ध्यान में रखना है। वहां पे प्राइस एक्टिविटी देखेंगे और वहां पे एक बार चार्ट देख लेंगे कि बाय करने का बनता है कि नहीं। तो फिलहाल नेगेटिव है और 38 का इंतजार करें। ठीक है नवीन फ्लोरिन, कुछ जरा आप मणप्पुरम फाइनेंस को चेक कीजिए। आज 150 रुपए के पार फिर से निकल गया है, 2% के आसपास की ठीक ठाक तेजी है। आपको लगता है कि ये तेजी और एक्सेस होगी और क्या फ्रेश लॉन्ग भी कर सकते हैं इसमें? जी अभिषेक, बिल्कुल। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें तो इसमें वॉल्यूम्स जो हैं ये काफी पिकअप होते हुए नजर आए हैं और डेरिवेटिव डेटा में भी इसमें लॉन्ग बिल्डअप आपको नजर आएगा। हालांकि अगर मैं मुझे ध्यान है हमने कल भी शायद डिम्पी के साथ ये स्टॉक डिस्कस किया था। एक हल्का सा जो कंसर्न लग रहा था वो ये कि 150 और 155 के जो दो इसके स्ट्राइक्स हैं इसमें अच्छा खासा कॉल बेस था, तो हो सकता था कि थोड़ा सा शायद यहाँ पे टाइम स्पेंड करे। बट अगर आप उतना पेशेंस रख सकते हैं फॉर लेट्स से कपल ऑफ वीक्स टाइम, तो इसका ओवरऑल ट्रेजेक्टरी, ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। और जैसे मैंने बताया वॉल्यूम में हमने अपटिक देखा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन फ्रेश बिल्कुल इनिशिएट की जा सकती है। मेरे लिए जो पहला टारगेट है ये 156 का निकल के आ रहा है, दूसरा टारगेट 160 का निकल के आ रहा है। सो यहाँ पे इन लेवल्स के लिए आप एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है इसको आप लेके चले करीब करीब 146 के आसपास। बट जैसा मैंने कहा हो सकता है कि थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़े इसमें बिकॉज ऑफ दी कॉल राइटिंग कंजेशन। थोड़ा सा स्टॉक ऊपर तो वहां पे भी आपको अनवाइंडिंग देखने मिल सकती है। एक रिएक्शन बाजार का था जिसमें आईटी स्टॉक्स की अच्छी खासी पिटाई भी हुई। उसमें टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स में अच्छे 4-4.5% की गिरावट देखने को मिलती है। हालांकि आईटी पैक में वीकनेस है, लेकिन आप देखें तो इतनी वीकनेस नहीं है। इनफैक्ट अब रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। टेक महिंद्रा कल अगर कोई लेके गया हो अक्षय, उसके लिए 4-4.5% नीचे लेवल्स पे था और अब जिस तरह की रिकवरी दिख रही है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी जो नेगेटिव न्यूज़ है वो प्राइस्ड इन है। कल एक सम ऑफ इनफैक्ट पूरे सिनेरियो में आईटी पैक की सबसे ज्यादा पिटाई हो गई, लेकिन अभी क्या लग रहा है आपको, एक रिबाउंड का केस बनता है क्या टेक महिंद्रा में? आप ट्रेड लेंगे यहां से? टेक महिंद्रा का अगर चार्ट सेटअप देखे तो काफी एक मोमेंटम ब्रेक करा है स्टॉक ने। कल 1260-70 का लेवल का ब्रेकडाउन करा है, 4 से 5 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेक है, तो एक नेगेटिव डेवलपमेंट है शॉर्ट टर्म में। हालांकि आज थोड़ा सा एक उछाल दिखने को मिला है, प्राइसेस वापस रिकवरी का कोशिश कर रहा है, पर मेरे हिसाब से 1200 एक अच्छा लेवल रहेगा आप बाय करने की सोच सकते हैं। वहां पे काफी एक्टिविटी है पुट राइटर की अक्टूबर सीरीज में। फिलहाल जो बम्प अप है उसमें मैं कहूंगा अगर आप कोई ट्रेड्स में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में फंसे हुए हैं तो उसको एग्जिट के लिए देके 1230-40 के स्तर पे 1200 मेरे लिए कंफर्टेबल जोन रहेगा जहां पे मैं बाय ट्रेड एंटर करने की राय दूंगा टेक महिंद्रा में। वॉच आउट करते हैं आईटी पैक को। आप 1200 के लेवल पर एंटर करेंगे, लेकिन कल ओएनजीसी में भी एक ट्रेड अच्छा मिला, क्योंकि वहां पर भी आप देखें तो ऑयल प्रोड्यूसर्स के लिए तो ये सिनेरियो फेवरेबल है। कल वहां पर भी दबाव था ओएनजीसी पर थोड़ा, लेकिन आज वहां से भी रिकवरी देखने को मिली। क्या ये एक सेफ ट्रेड है अक्टूबर के लिए, या फिर कहना थोड़ा मुश्किल होगा अभी कुछ? सो प्रियंका देखिए ओवरऑल ट्रेजेक्टरी इसकी अप ही है, तो यहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग बेट लेना चाहें तो ले सकते हैं। हालांकि थोड़ा रेजिस्टेंस के करीब है 192 के आसपास, बट जिस तरीके का मोमेंटम इंडिकेटर सेटअप है इसका और जिस तरीके का हम ओवरऑल पार्टिसिपेशन और अदर लैक ऑफ पार्टिसिपेशन मार्केट फॉल देख रहे हैं, तो एक एनकरेजिंग कह सकते हैं कि ट्रेड बनता है यहाँ पे। अब नियर टर्म में अगर आप देखें तो 185 के करीब इसका सपोर्ट जोन है, तो फ्रेश ट्रेड के लिए आपका 185 के आसपास का सपोर्ट होगा, तो वहीं स्टॉप लॉस लगा के चलें। पहला टारगेट 196 और दूसरा टारगेट 199 का है। इन लेवल्स के लिए अगर आप चाहें तो इसमें ट्रेड ले सकते हैं। हालांकि हो सकता है कि यहाँ पे भी थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़े बिकॉज दिस इज नॉट अ टिपिकल ट्रेडर फेवरेट काउंटर जहां पे आपको बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी या बहुत ज्यादा स्विंग्स देखने मिलते हैं। तो स्लोली एंड स्टेडीली ही सही, बट इट्स ऑन द राइज। सो ऑल इन ऑल यहाँ पे एक बाय ट्रेड लिया जा सकता है विद द लेवल्स गिवन। गैस वाले जब स्टॉक्स की बात छिड़ी है, ओएनजीसी आप नोटिस करवा रहे हैं ना, इसका खैर रोल ओवर भी मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा और ये शेयर वन ऑफ द साइलेंटली धीरे धीरे करके सितंबर के अंदर चल रहे हैं। इसका आप एक मंथ का चार्ट दिखा सकते हो आप ओएनजीसी का? उससे जुड़ा हुआ मैं एक शेयर आपसे और पता करता हूँ, खुश आपसे ही पता करूँगा, आप जरा देख कर रखना गेल। जब तक आप गेल के चार्ट देखो मैं इसका एक मंथ का आपको ओएनजीसी का चार्ट दिखाता हूँ। ये देखिए 1 महीने का चार्ट है, 1 महीने में 8% सीधा एफडी रेट। इसलिए मैं कह रहा था कि धीरे धीरे करके ये शेयर चला और इसका नेचर है बिल्कुल नेचर से चला। अब जरा दूसरा शेयर है गेल। हम जब लिस्ट बना रहे थे कई सारे शेयर्स अक्टूबर की, हमने मन्नापुरम बताया जिसके बारे में भी कुछ बात कर रहे थे, क्रॉम्पटन की बात हुई, गेल को भी आप जरूर जोड़ के रखना, ध्यान रखा जाए इस शेयर के अंदर भी।
खुश एक बार जरा चेक करो गेल के अंदर क्या करें, सौदा बना लें फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज ही। सो डिम्पी, इसके मुकाबले मुझे ओएनजीसी का जो चार्ट था ये स्ट्रक्चर थोड़ा बेटर लग रहा था, बिकॉज वहां पे एक सेक्युलर सा अप ट्रेंड था। यहाँ पे वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा है, हालांकि इसने भी 120 के जो लेवल हैं यहाँ पे बेस बना के एक रिबाउंड अटेम्प्ट किया है। तो अगर मान लीजिए आप इसमें पोजीशन लेना चाहें तो मैं लेवल्स इसमें सजेस्ट कर सकता हूँ। वहीं आपका 120 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट इसमें जो निकल के आ रहे हो 126 एंड दूसरा टारगेट है 130 का। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लैक ऑफ मोमेंटम दिख रहा है, और जो इसका 20 डे मूविंग एवरेज है इसके पास में है, अभी तक क्रॉस नहीं किया है, ऑन द वर्ज है। सो यहाँ पे हो सकता है कि मोमेंटम थोड़ा सा मिसिंग मिले आपको। सो अगर पिक करना हो बिटवीन द टू तो मैं कहूंगा कि ओएनजीसी का सेटअप फिलहाल थोड़ा इससे पॉजिटिव है। सो उसमें एक व्यू बना के चल सकते हैं पॉजिटिव साइड पे। ठीक है, आज सुबह सुबह ही एक खबर आई, वो थी नवीन फ्लोरिन की। कंपनी के एमडी ने कहा कि उन्हें अपने व्यक्तिगत कारण से इस्तीफा दिया है। दे दीजिए इस्तीफा व्यक्तिगत कारणों से, क्या फ़र्क पड़ता है इससे? मार्केट तो वैसे ही सोचेगा ना कि आपने इस्तीफ़ा क्यों दे दिया। अब व्यक्तिगत कारण बताएं या कोई भी कारण हो, लेकिन मार्केट को ये समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया तो उसका रिएक्शन ऐसा कुछ आ रहा है 12%। और मैं आपको बता दूं इस शेयर के अंदर ये 2023 का वन ऑफ द बेस्ट शेयर्स में से एक था, यानी अभी भी है, ऐसा नहीं है इसके नेगेटिव हो गया। ये 2023 का जब इसका लो लगा था वो करीब था 3700-3800 का, आप मान लो। हाँ, ये 2023 का ही बता रहा हूँ, और इसका जो हाई लगा हुआ है 3800 का लगा हुआ है, यानी कि 1000 रुपये अपने लो से चल के आया था। लेकिन आज की गिरावट के बाद इसने टोटल नेगेटिव अपने आप को कर दिया, और अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे साल में 15% का ये आज कट लगा। एक और प्रॉब्लम हुई है शेयर के साथ, आज अपने 200 दिनों की एवरेज के भी नीचे खिसक गया है। सुमित अच्छे से देख पाएंगे, सुमित जरा डेली चार्ट पे चेक करो, इसने 200 दिनों के एवरेज के नीचे गया, एक बड़ा गैप बना दिया, जो इसका साल का लो था वहां पे आके टिक गया। अगर ये यहां से गया तो फिर और जाएगा नीचे। डिम्पी जी, यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये एक वीकली टाइम फ्रेम पे भी अपने ट्रेड कर रहा है। जो लेवल अभी थोड़ी देर पहले बोली थी 3800 की अक्षय जी ने, वहां पे भी ये ब्रेकडाउन होने के चांसेस है। तो अगर कहीं पे आज, क्योंकि वीकली लास्ट डे है, अगर वीकली क्लोजिंग आ रहा है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे और भी नीचे जा सकता है, एंड नेक्स्ट लेवल कैन बी 3480। तो बेटर ऑप्शन तो यही रहेगा। बिल्कुल, अगर कोई लॉस में है तो लॉस भी एक बार बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि और यहाँ पे लॉस ज्यादा हो सकता है। ठीक है, नवीन फ्लोरिन 13% ये शेयर नीचे है। राधेश वेलिंग जो कि उनके एमडी है, जो पद छोड़ रहे हैं, हालांकि दिसंबर तक अपने पद पर बने रहेंगे। 2018 में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभाली थी और उसके बाद से कंपनी का प्रदर्शन बहुत ही जबरदस्त रहा है। अगर आप 5 साल में कंपनी को देखेंगे तो शेयर का जो भाव है वो तकरीबन 5 या 6 गुना हो गया है। और क्या कमाल के फाइनेंशियल रिपोर्ट की है। अगर अब लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो रिकॉर्ड सेल्स, रिकॉर्ड मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया। हालांकि व्यक्तिगत कारणों से वो अपना हवाला दे रहे हैं। 15-16% अब ये शेयर टूटकर कारोबार कर रहा है। निश्चित तौर पर एक बड़ा डेंट लगता हुआ आज इस खबर के बाद, क्योंकि होता क्या है कि कभी कोई सॉलिड अगर प्रमोटर होता है, सॉलिड अगर मैनेजर होता है, अगर वो कंपनी छोड़ता है तो थोड़ा सा कंपनी की ग्रोथ को लेकर, आगे की तरक्की को लेकर थोड़े से सवाल जरूर खड़े होते हैं। और के चलते आप देख रहे हैं कि नवीन फ्लोरिन में ये बिकवाली का आज हम सत्र देख भी रहे हैं। लेकिन एशियन पेंट्स कुछ आज भी हम देख रहे हैं कमजोर है शेयर। एशियन पेंट्स आपको लगता है कि कोई सपोर्ट लेगा आज के सत्र में, या फिर थोड़ा सा शेयर और टूट सकता है यहां से? तो देखिए, यहाँ तो दो अगर मैं कहूँ तो बियॉन्ड टेक्निकल्स दो चीजें हैं जो यहाँ प्ले कर रही हैं। पहला तो क्रूड, और दूसरा जो ओवरऑल कंपटीशन इस सेक्टर में बढ़ रहा है, उसके चक्कर में आप देखें तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर जो है ये कुछ समय से बना हुआ है, पिछले इनफैक्ट 2 से 3 महीनों से बना हुआ है। अब जहां तक सपोर्ट की बात है, इसका जो नियर टर्म सपोर्ट 3150 का है, ठीक उसके आसपास है आज। हालांकि उससे थोड़ा सा नीचे स्लिप हुआ था, बट फिर उसे रीगेन किया है। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे आप थोड़ा सा कॉशियस ही रहें। अब जो इसका सीधा अगला सपोर्ट निकल के आ रहा है वो इसका 200 डे मूविंग एवरेज है, व्हिच इज क्लोज टू 3070। तो आई थिंक दैट इज अ लेवल इन दिस डाउनटर्न जो एक बार टेस्ट हो सकता है। तो देखिए, और दूसरी बात ये है कि ये भी लाइक द काइंड्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड
HDFC बैंक, ये कोई ट्रेडर फेवरेट काउंटर तो है नहीं जहां पे बहुत सारी ट्रेडिंग होती हो, इन्वेस्टर काउंटर है। तो जहां पे स्टॉक गिर रहा है, सपोर्ट लेगा, कहीं एक हल्का सा रिबाउंड अटेम्प्ट करेगा, तो वहां पे आप इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से इसमें बिल्कुल पोजीशन बना सकते हैं। बट फ्रॉम अ नियर टर्म पर्सपेक्टिव थोड़ा सा वेट करें, स्टॉक को थोड़ा और स्लिप होकर सेटल होने दें, फिर इसमें आप पोजीशन बनाएं तो बेटर रहेगा। अभी फिलहाल मुझे लग रहा है कि जो सपोर्ट्स थे उसको ब्रेक करके स्टॉक और नीचे जा सकता है, और अगला लेवल जो मैं इस पे देखूंगा वो 3070 का रहेगा। ठीक है, 3070 ये लेवल आप ध्यान में जरूर रखिएगा एशियन पेंट्स को लेकर। हिंडाल्को निफ्टी का एक और दिग्गज, कल हमने देखा था कि मेटल वाले जो स्टॉक्स थे ना, शुरुआत एक सधी हुई थी, लेकिन बाजार में जैसे जैसे कमजोरी बढ़ी वो भी उसके जद में आ गए। हिंडाल्को हम देख रहे हैं कि आज 2.5% की मजबूती पर शेयर ने शुरुआत की है, और कुछ दिनों पहले ये खबर आई थी कि इन्होंने ना वंदे भारत के रेल कोचेस बनाने के लिए इटली की कंपनी के साथ एक कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक एक करार किया है, उनकी एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करने को लेकर। तो कह सकते हैं कि नए नए थोड़े से सेगमेंट में कंपनी एंटर भी कर रही है, थोड़ा सा डिमांड वाला भी एक ट्रिगर है, और कहीं ना कहीं चाइना से इस बात के संकेत मिलने रहेंगे कि शायद वहां पर अब चीजें यहां से और डिटोरेट नहीं होगी, एक स्थिरता के संकेत वहां की इकोनॉमी से मिल रहे हैं। हिंडाल्को, अगर हम टेक्निकल बेसिस पर अगर हम पूछें आपसे अक्षय, क्या सलाह आप देंगे हिंडाल्को के शेयर में? जी, हिंडाल्को अच्छा ओपनिंग करा है आज कंपेयर टू कल, जिस तरह से उसने एक बेरिश एंगल्फिंग पेश करा था टेक्निकल चार्ट्स पे, तो आज रिकवरी अच्छा है, ओपनिंग अच्छा है, पर यहाँ से एक ट्रेडिंग बाउंस बैक मान के चलूंगा मैं, बड़ी तेजी नहीं करना चाहूंगा हिंडाल्को में। 470 का क्लियर सपोर्ट बेस है, और जो मैं बाउंस बैक की बात कर रहा हूँ वो एक्सटेंड होके 485 या 490 तक छू सकता है। आज अगर डेरिवेटिव्स में भी आप देखें तो 480 के कॉल में जो एट द मनी है वहां पे काफी बाइंग की एक्टिविटी दिख रही है, तो ट्रेडिंग वाला जंप है 485, मैक्सिमम 490 ये मैं टारगेट रखूंगा। 470 के नीचे स्टॉप लॉस बना के चलूंगा, तो बाय करूंगा, पर ट्रेडिंग विद अ टाइम होराइजन ऑफ 4 to 5 ट्रेडिंग सेशंस। ठीक है, ये बहुत ही वॉलेटाइल ये स्पेसेस भी हो जाता है, न्यूज़ का इम्पैक्ट क्लियरली इन पर आता है। मेटल हो गए, आईटी हो गए, बैंक्स भी, इनफैक्ट आज पीएसयू बैंक लेड रैली तो आपको दिख रही है, बैंक्स हो, फाइनेंस हो, अच्छी मूव है, लेकिन बहुत ही वॉलेटाइल रहते हैं। तो ऐसे में सेफ सेक्टर्स अगर आपको चूज करने हैं तो क्या फेस्टिव थीम पे जो स्टॉक्स हैं, और आप देखें भी जितने भी रिटेल काउंटर्स हैं, फुटवेयर काउंटर्स हैं, मेट्रो ब्रांड पे तो लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं, बाटा इंडिया जैसे स्टॉक्स में आपको मूव दिख रही है, क्या ये स्पेसेस पर बेटर होगा बेट रखना? सुमित आप बताएं, क्या कोई फुटवेयर काउंटर या रिटेल काउंटर ऐड करेंगे आप अक्टूबर सीरीज के लिए? जी बिल्कुल, मेट्रो ब्रांड का देखिए आज भी न्यूज था, सुबह को भी आपके तरफ से काफी अच्छा एक पॉजिटिव न्यूज दिखाया गया था, और चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे काफी जो वॉलेटिलिटी एक कंसोलिडेशन जो चल रहा है वो ब्रेकआउट आ सकता है 1110 के ऊपर। तो जस्ट आप वेटिंग कीजिए 1110 के ऊपर। 1110 के ऊपर हमारा जो टारगेट रहेगा डेट विल बी अराउंड 1225। तो बिल्कुल यहाँ पे आप पॉजिटिवली कीजिए क्लोजिंग के लिए सिर्फ। मेट्रो ब्रांड पर आप एक बाय रिकमेंडेशन दे रहे हैं, और दूसरे स्पेसेस भी देखते हैं, कैपिटल गुड स्पेस, इनफैक्ट पीएसई, फिर से वो जो सरकारी स्टॉक्स हैं उनमें अच्छी मूव है, चाहे पावर के हो, एनर्जी के हो, और कुछ कैपिटल गुड स्टॉक्स की भी बात करते हैं। एचबीएल पावर, इसको डिस्कस करते हैं, और आई थिंक कुछ ने काफ़ी बार इसको स्टडी करके रिकमेंड भी किया है। आज 4-4.5% की मूव है, काफ़ी चल भी चुका है ये, लेकिन कुछ अगर एंट्री पॉइंट ऐसे स्टॉक्स में ढूंढना हो तो कहाँ पर फेवरेबल रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहाँ फेवरेबल रहेगी? ली जा सकती है, क्योंकि अगर आप देखें तो स्टॉक इज ऑफ इट्स हाइज, और एक कंसोलिडेशन है वो भी विद पॉजिटिव बायस। मोमेंटम इंडिकेटर पे भी हमें हल्का सा एक अपटर्न देखने मिल रहा है, तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस जोन के पास है और कंसोलिडेशन मोड में है। तो अगर आप इसमें थोड़ा सा व्यू लेके चले, लेट्स से फॉर अ क्वार्टर और टू, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा एंट्री पॉइंट यहीं पे मिल रहा है। स्टॉक ने एक बेस बनाया है 245 से 250 का जो जोन है इसके आसपास, और वहां एक अच्छा सा अप ट्रेंड देखने मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो 290 का रीसेंट हाई था उसको एक लेवल लेके चले, 320 का जो दूसरा लेवल है उसको आप टारगेट मान के चले। तो पोजिशनल बेट लेना चाहें तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। 245 जो इसका सपोर्ट जोन है, इसी को आप अपना स्टॉप लॉस बना के चलें। तो इस डिप के साथ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है ये भी फेवरेबल हो गया है, एंड आई थिंक दिस स्टॉक कुड सी हायर लेवल्स इन द कमिंग क्वार्टर्स। सर है, यह चैनल अच्छे से काम कर रहा है, आगे भी अपनी भूमिका का ठीक प्रकार से निर्वहन करे, इसके लिए मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं। तो नरेंद्र सिंह तोमर शुभकामनाएं ET Now स्वदेश को देते हुए, तस्वीरें आप अभी देख पा रहे थे। खैर मैं 2 शेयर आपके सामने रखूंगा। एक शेयर तो
खुद सुमित मूलचंदानी ने मेरे को बताया कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको अपन जरा डिस्कस कर लेते हैं। उसमें है एरिस लाइफ साइंसेज। सुमित आप ही बताइए, मेरे को भी लगा वो वीकली का आउट है, डेली का तो ऑलरेडी पहले से मिला हुआ है और एक काफ़ी ज़ोर का चल सकता है, ऑलरेडी 8% ऊपर है। हमसे तो ख़रीदा ही नहीं जाएगा 8% शेयर ऊपर, लेकिन फिर भी आप थोड़ा गाइड कर दीजिए कि इसमें क्या लेवल इंपॉर्टेंट है, क्या स्टॉप लॉस है और एंट्री किस लेवल पे करें। देखिए यहाँ पे सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी तो एक ही रहती है कि एंटर विथ योर 50% कैपिटल हेयर एट द करंट मार्केट प्राइस, क्योंकि मोमेंटम आज का बहुत ही स्ट्रांग है और कैंडिडेट है यहाँ से और भी 3 से 5% ऊपर जाने का। तो 50% यहाँ पे कीजिए और 50% आप एक डिप्स के लिए वेट कीजिए। कभी अगर स्टॉक यहाँ पे आपको 900 880 के लेवल तक भी अगर नीचे मिल रहा है तो एक्यूमुलेट कीजिए। अगर एक मैं पोजिशनल ट्रेड की बात करूं तो मेंटेन कीजिए कल के लो के नीचे एक स्टॉप लॉस रखने का 828 का, और टारगेट पहला जो रहेगा वो रहेगा करीबन 1050 का यहाँ पे। चलिए, एरिस लाइफ साइंसेज पे तो आपने व्यू दे दिया। अब एक खुश से मैं शेयर उनके सामने रखता हूँ। खुश, मेरे को लगता है आपको पसंद भी आएगा वो शेयर, एक बार आप चेक कर लेना। हाँ, और कहीं पे मत जाना कि चलेगा नहीं चलेगा, मेरे को लगा कि वो चल सकता है इसलिए पूछ रहा हूँ। उस शेयर का नाम है लिबर्टी। अभी थोड़ी देर पहले प्रियंका आपको मेट्रो ब्रांड्स के बारे में डिस्कस करी थी, मैंने इसके तुरंत पीयर चेक किए तो मेरे को लिबर्टी एक ऐसा शेयर दिखा कि जहाँ पर अभी काफ़ी स्कोप है, अच्छा कंसोलिडेशन इसने किया हुआ है और काफ़ी स्कोप है कि आपको ये चला जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस है। मेरा अपना निजी टारगेट है कम से कम 320 चला जाना चाहिए। एक बार खुश सर आप इसको चेक कर लो, स्टॉप लॉस टारगेट भी दे देना अगर आपको कॉल पसंद आ रही है तो। डिम्पी, इनफैक्ट जब वो डिस्कशन चल रहा था कि सारे फुटवेयर स्टॉक्स का, तो जो 2 स्टॉक्स मेरे रेडार पे थे एक्चुअली, और जो एनी काइंड ऑफ पॉजिटिव सेटअप बता रहे थे, वो थे मेट्रो ब्रांड्स एंड लिबर्टी शूज। तो आपका जो स्टॉक का सिलेक्शन है ये स्पेस में बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस जोन है 265 का, उसको अप्रोच कर रहा है, बट जिस तरीके का हमने वॉल्यूम स्पाइक इसमें कल देखा था, हालांकि ऑफ हाइज थोड़ा सा बंद हुआ था, लेकिन आज फॉलो थ्रू हमें देखने मिल रहा है, विच इज एन एनकरेजिंग साइन। मेरे हिसाब से 265 के ऊपर अगर निकलता है तो पोजिशनली यहाँ पे जो पहला लेवल है वो करीब आपको 285 के आसपास का दिखेगा, और जो इसका नियर टर्म स्विंग हाई था करीब 300-310 के आसपास का, ये लेवल्स आपको यहाँ पे बिल्कुल देखने मिल सकते हैं। अगेन ये भी एक ऐसा स्टॉक है जहां पे आपको बहुत ज्यादा वाइल्ड स्विंग्स नहीं देखने मिले हैं, एटलीस्ट ऑफ लेट कंसोलिडेशन मोड में है, बट आई थिंक 265 क्रॉस होते ही आपको ये जो ऊपरी लेवल्स हैं ये देखने बिल्कुल मिल सकते हैं। तो इसे बिल्कुल रेडार पे रखें अपने फ्रॉम दी बाइंग पर्सपेक्टिव, और स्टॉप लॉस जो है उसको आप लेके चलें 245 के पास। तो 300 प्लस लेवल्स के लिए मैं इसे लॉन्ग करूंगा। अगेन ये भी पोजिशनल बेट होगा, मे बी फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स टाइम फ्रेम। ठीक है, लिबर्टी शूज को लेकर ये व्यू। एक म्यूचुअल फंड को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, उस पर अपने संवाददाता को जोड़ेंगे, लेकिन इसके पहले ना एक राय ले लेते हैं डेल्टा कॉर्प के शेयर को लेकर। सुमित जी, 1.5 साल पहले ये शेयर जिस भाव पर था ना, उससे 200 रुपये नीचे अब ये टूटकर कारोबार कर रहा है। अभी ये जीएसटी डिमांड को लेकर जो खबर आई थी, उसके पहले जीएसटी बढ़ाने को लेकर डेवलपमेंट्स हुए थे, तो निश्चित तौर पर स्ट्रक्चर तो नेगेटिव है ही, और ये पॉजिटिव में बदलने कोई संकेत नहीं है। जिनके पास अभी भी किसी उम्मीद में शेयर पड़े हैं, क्या वो बेच के बाहर निकल जाएं, तौबा कर लें इससे? जी बिल्कुल अभिषेक जी, यहाँ पे आप लेवल जब ड्रॉ करेंगे तो एक वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो ये वीक के कैंडल ने ही ब्रेक कर दिए। जो पहला था वो था 160, जो ब्रेकडाउन जो गैप डाउन हुआ था वहीं पे ब्रेक हो चुका था, और जो लास्ट मेरी होप थी वो था करीबन 143 का। आज उसके नीचे भी जाके क्लोजिंग दे रहा है, तो बिल्कुल एग्जिट की सलाह रहेगी। यहाँ पे बुक कीजिए और स्टॉप लॉस हो सके तो आप डाइवर्ट हो जाइए और कोई स्टॉक में। ठीक है, चलिए म्यूचुअल फंड को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि म्यूचुअल फंड हाउसेज में गड़बड़ी के मामले सामने आने के बाद सेबी इंडस्ट्री को लेकर थोड़ी सी सख्त हो गई है। कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इटिनो स्वदेश को सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं इससे बड़ी खबर पर ज्यादा अपडेट देने के लिए। अंकुर बताइए, निश्चित तौर पर क्या कोई झटका है, कितनी गंभीर है ये खबर? जी हाँ, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से जुड़ी एक अहम खबर है, और हमें जो सूत्रों के द्वारा जानकारी मिली है कि जो सेबी चेयरपर्सन की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के ऑफिशियल से लास्ट बातचीत हुई है, और ये बातचीत हुई है एमफी की एजीएम में। यहां पर सेबी चेयरपर्सन ने बोला है कि सेल्फ रेगुलेशन पे जोर देना चाहिए
और जो इंडिविजुअल मिसकंडक्ट्स हैं या किसी ने कोई रॉन्ग डूइंग दी है, इस पर इंडस्ट्री को खुद ही कार्रवाई करनी चाहिए, एक कमेटी बनानी चाहिए। और ऐसा सेबी चेयरपर्सन ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स का हवाला देते हुए बोला है और कहा है कि जो बैड एप्पल्स हैं अगर हैं वो सिस्टम में, तो पहले इंडस्ट्री को खुद ही उनको अलग कर देना चाहिए, उनको एमफी में शामिल नहीं रहने देना चाहिए इससे पहले कि रेगुलेटर सोचे और उन पे एक्शन ले, क्योंकि वो ना सिर्फ एक कंपनी के लिए खराब है बल्कि बाकी कंपनियों पे, इनफैक्ट पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर भी पूरा बुरा असर पड़ता है। और ये पहली बार नहीं है कि इस तरीके का डायरेक्शन सेबी ने दिया है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को। पहले भी जो 3 से 4 महीने पहले जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से बातचीत हुई थी वहां पर बोला गया था कि आप एक एथिक्स कमेटी बनाइए, और हमें अब सूत्र यही बता रहे हैं कि बहुत ही जल्द आप देख सकते हैं कि एक इंडस्ट्री लेवल पे एक कमेटी होगी जो कि सारे म्यूचुअल फंड्स के जो कामकाज है उस पर नजर रखेगी, और अगर कुछ यहाँ पे गड़बड़ होता है तो वॉलंटरी बेसिस पे उन पे एक्शन लेंगे, और उसके बाद भी अगर जरूरत हुई तो फिर रेगुलेटर जरूर उस पर एक्शन लेगा। और ये बात अब सेबी चेयरपर्सन ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को बोली है, तो बहुत ही जल्द आप इसको हकीकत में होते हुए देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक नज है म्यूचुअल फंड्स के लिए और एक इंटरनल कमेटी बनाएगी जितने भी मिसकंडक्ट्स हैं उनको चेक करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, जो गड़बड़ियाँ हैं उसको देखने के लिए सभी का ये एक बड़ा निर्देश दिख रहा है। ठीक है अंकुर, शुक्रिया ये खबर हमें समझाने के लिए, बताने के लिए। आप लगातार इस पर नजर बनाए रखें, बड़ी खबर है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिहाज से भी। बढ़ेंगे आगे, कुछ और स्टॉक्स भी डिस्कस करें, लेकिन उससे पहले ऑप्शन का ट्रेड एक बार समझ लेते हैं। आज हमारे साथ निथिलेश पावस्कर हैं आज का ऑप्शन का चैंपियन बताने के लिए। बताएं निथिलेश, कौन सा ट्रेड आज ऐड करेंगे? नई सीरीज की भी अब तो शुरुआत हो गई। देखिए, मैं डीएलएफ के साथ शॉर्ट जाना पसंद करूंगा। यहाँ पे हम लोग 540 का पुट ऑप्शन ऐड करेंगे, जो 18 से लेके 19 के बीच में हमें ऐड करना है। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा 15 रुपीज का, और टारगेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 27 से लेके 26 ही हमारे 2 टारगेट के लिए हम लोग प्लान करेंगे। इसमें एक कंडीशंस का ध्यान रखना पड़ेगा, जब ये पुट 22 रुपए के ऊपर चला जाएगा तो अपना जो स्टॉप लॉस है वो कॉस्ट के आसपास लेके चलना है। ओके, तो आप एक पुट खरीदने की सलाह डीएलएफ पर 540 की स्ट्राइक का यहाँ ऐड कर रहे हैं। ठीक है, रियल एस्टेट स्पेस थोड़ा ठीक लग रहा था, लेकिन शायद फर्दर कमजोरी, वीकनेस आपको दिख रही है जब भी आप डीएलएफ पर ये राय दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निथिलेश इस जानकारी के लिए। तो ये स्पेस पर इम्पैक्ट इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव है, इस वजह से भी आता है, और लेकिन फेस्टिवल चेयर के चलते आप इस स्पेस को पसंद भी करते हैं, लेकिन एक टेक्निकल रीजन से आप लेकिन अपने एक्सपर्ट से ज़रूर सलाह मशवरा करके इसमें ट्रेड लें। डीएलएफ में कमजोरी दिखती है और इसलिए पुट खरीदने की सलाह यहाँ निथिलेश दे रहे हैं डीएलएफ पर। ठीक है, ये तो यहाँ ट्रेड हुआ, लेकिन एक और स्टॉक जो हम यहाँ फर्दर डिस्कस करना चाहते हैं वो है एचएलई ग्लास का। आज इसमें एक म्यूचुअल फंड की एचएलई ग्लास कोट, इस स्टॉक को एक बार पुल करते हैं। 1% की यहाँ पर तेज़ी है और इसमें डीएसपी ने एक बड़ा स्टेक खरीदा है। स्टॉक हालांकि इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी ऑलरेडी हैं, आप इनफैक्ट आशीष कचोलिया के पास भी ये स्टेक है, लेकिन आज बड़ा इम्पैक्ट कोई इस खबर इस स्टॉक पर नहीं आया है। एचएलई ग्लास कोट को कैसे ट्रेड करना चाहिए यहाँ से फर्दर, अक्षय? जी, एचएलई ग्लास कोट का अगर मैं टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर देखूं तो ऐसा कुछ मेजर रिवर्सल का या पॉजिटिव इंडिकेशंस फिलहाल नहीं दिख रहा है मुझे। उसका एक रेंज है क्लियर जो है 480 और ऊपर में 680 है पोजिशनल स्तर के हिसाब से, जो 2 से 3 महीने के लिए वैलिड बनता है। अगर अभी आपको ट्रेड बनाना है तो सबसे पहले बाय कंडीशन रहेगा कि स्टॉक 580 लेवल के ऊपर सस्टेन कर पाए, जो करंट लेवल से काफी दूर है। तो अभी जिस स्तर पे अभी ट्रेड हो रहा है स्टॉक, वो एक माइनर रेजिस्टेंस पे है, 560 570 एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो फिलहाल मैं ये स्टॉक को वेट एंड वॉच पे मोड पे रखूंगा, इसमें बाय एंट्री की राय नहीं दूंगा। 580 के ऊपर थोड़े महंगे स्तर पे, पर मैं स्ट्रेंथ पे बाय करना रिकमेंड करूंगा। तो फिलहाल ये स्टॉक मैं अवॉइड करूंगा बाय करने से। रेजिस्टेंस आप देखें भी तो अप्रैल से, क्योंकि काफी चला, ये 680 तक के लेवल पे गया, वहां से अब ये नीचे आ रहा है, तो स्ट्रेंथ के साइन होने पर ही आप इसे ऐड करने की सलाह, फिलहाल लेवल्स पर अवॉइड है। ठीक है, लेकिन कुछ दूसरे स्टॉक्स जहां पर अच्छी मूव है, आज इंडिया सीमेंट्स कुछ ने लिया था, वहां पर आपको अच्छी मूव दिख रही है, और औरो फार्मा को भी हम एक न्यूज़ इम्पैक्ट में, एक नया एफडी अप्रूवल मिला है, उस इम्पैक्ट पे देख रहे हैं कि मूव खुलने के साथ ही एक गैप अप ही खुला और उसके बाद से उसने सस्टेन किया है मूव। एंट्री पॉइंट अगर ढूंढना हो, क्योंकि अगर थोड़ा सा बाजार में वॉलेटिलिटी रह सकती है, तो फार्मा एक डिफेंसिव बेट भी रहेगी। सुमित, औरोबिंदो फार्मा या फिर कोई और फार्मा काउंटर रडार पर आएगा इस वक्त?
देखिए औरों में आज काफी अच्छा एक गैप अप हुआ है और ऑलमोस्ट स्टॉक जो है अभी 5% प्लस चल रहा है, तो थोड़ा सा एंट्री के लिए वेट करें। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, आप यहाँ पे बने रहिए, स्टॉक में मोमेंटम है। अगर एक फ्रेश हम टारगेट डिराइव करें ऑन द लोअर टाइम फ्रेम, देन माय फर्स्ट टारगेट विल बी 946। तो जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए 905 का एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। शेयर आज हमारी लिस्ट में है। लिस्ट में क्या तो क्या रखा है, ये तो खैर मार्केट का लीडर ही है, उस पर आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ मैं आपको नोटिस करा दूं, मार्केट ना आज अमूमन आप देखते होगे, अमूमन, हाँ, ये आप नोटिस भी करते होगे कि बाज़ार खुलने के बाद धीरे 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 आधे पौने घंटे में वीक हो जाता था। आज नहीं हो रहा है बॉस। निफ्टी ऑलमोस्ट डेज हाई पे है। ये पहला सिग्नल है कि सीरीज़ ख़त्म होने के साथ आपका पेन ख़त्म हो सकता है। क्या रिवॉर्ड बहुत बड़ा होगा? उसका जवाब है ना। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी भी बहुत बड़े जो डैमेजेस हुए हैं उसको रिकवर करना है, उसको हील करना, ठीक करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बड़े डैमेज का मतलब है 19,800 कम से कम आना चाहिए, फिर आप 20,000 का रास्ता नापेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ क्या अपना योगदान देगा? आज शुक्रवार का दिन, नई सीरीज़ का ट्रेड, रिलायंस से उम्मीद की जा सकती है क्या? एक बार खुश आपको बताना है। बिल्कुल की जा सकती है। देखिए दो कारण हैं इसका। पहला तो ये थोड़ा ओवरसोल्ड टेरिटरी के पास चला गया था, तो हम वहां से एक रिबाउंड अटेम्प्ट होते हुए देख रहे हैं। और दूसरा ये कि 2300 2350 के जो लेवल्स हैं, ये इसके लिए एक सपोर्ट जोन है, कंजेशन जोन है, तो वहां पे स्टॉक फिर से एक बार सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है। अब इसमें थोड़ा सा पोजिशनल व्यू लेके चले तो यहाँ पे आपको 2425 एंड 2475 के जो लेवल्स हैं, ये कुछ समय में आते हुए दिख सकते हैं। बट जैसा कि हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, दीज आर नॉट टिपिकल ट्रेडर काउंटर्स। इसको अगर आप पोजिशनली लेना चाहें तो ये जो डिप आ रहा है स्टॉक में, हो सकता है 6 से 12 महीने में आपको अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे नजर आए इन द हाइंडसाइड। तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट किया जा सकता है इन रिलायंस इंडस्ट्रीज। इस बीच लिबर्टी शूज़ के अंदर थोड़ी स्पीड बढ़ी है, अब 4.25% ये शेयर ऊपर आ चुका है। आप इस शेयर को भी ध्यान रखिएगा। एक शेयर आज हमने सुबह आपको बताया था, क्रॉम्पटन। एक बार क्रॉम्पटन पे वापस पता करते हैं, क्योंकि अक्टूबर इसके सौदे हैं। मेरे को हाई तोबा मचानी नहीं है, मेरे को शांति से 2-4 शेयर पकड़ने और इसको मैं लेके बैठूंगा। उसमें क्रॉम्पटन है, आज हमने सुबह बताया। प्रशांत सावंत का ट्रेड था, उसको रीडिफाइन करके हमने अपने लिए भी ढूंढ लिया है। एक बार अक्षय, कोई ऑप्शन का सौदा दोगे आप क्रॉम्पटन में? अगर नहीं देगा ना तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है मेरे को, आप क्रॉम्पटन के बारे में बता दो कि आपको लग रहा है अक्टूबर का वन ऑफ द बेस्ट शेयर हो सकता है। ये कम से कम 10% का रिटर्न चाहिए, तभी हम रखेंगे इसको। जी, क्रॉम्पटन का आज 2 बार डिस्कशन हो चुका है और मेरा भी मानना है कि एक पॉजिटिव सेटअप है डिम्पी जी इसमें। तो ये अक्टूबर सीरीज के लिए ये गेम चेंजर बन सकता है, क्योंकि अभी जो है उसने एक सपोर्ट बेस जो था 290 और 300 का अप्रोक्सीमेट एरिया, वहां से एक अच्छा रिकवरी स्टेज करा है लास्ट 2 दिन में। डेरिवेटिव्स डेटा भी सपोर्टिव है, रोलोवर्स भी ठीक ठाक है, पॉजिटिव साइड पे है। और अगर आज खास करके आप देखें तो 310 का जो एट द मनी स्ट्राइक है कॉल में, उसमें काफी एक्टिविटी बढ़ रहा है और मेरा मानना है ये बाइंग हो रहा है। तो ये मोमेंटम वाला मामला है जहां पे आपको 310 के ऊपर एक पॉसिबल ब्रेकआउट या मोमेंटम पिकअप मिल सकता है स्टॉक में, और आपको 320 से 325 तक जल्द ही इसमें टारगेट बन सकते हैं। तो रणनीति आप ऑप्शन के जरिए बनाए तो 310 का कॉल खरीद के चले, पर स्टॉप लॉस इसमें आप स्पॉट के हिसाब से लगाइए। 300 के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, हालांकि प्रीमियम पे नहीं, स्पॉट पे मैं रिकमेंड करूंगा आप स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि वी आर जस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द अक्टूबर सीरीज। और आप ये ट्रेड में 320 या 25 तक ऊपर में टारगेट बना के चलिए। तो पॉजिटिव व्यू है, बाय कीजिए, कैश में कीजिए, ऑप्शंस में कीजिए या फ्यूचर में कीजिए, जो भी कीजिए 300 का स्टॉप लॉस रहेगा, 325 का टारगेट रहेगा। ठीक है, क्रॉम्पटन 1% की तेजी है। लेकिन एक शेयर ऐसा है, उस पर कुछ आपसे व्यू चाहेंगे। ओमैक्स रियल एस्टेट, अगर आप इंडेक्स को देखेंगे तो इस हफ्ते की बात करें तो 2-2.5-3% के आसपास की तेजी रही होगी, लेकिन ये शेयर 5 दिन में तकरीबन 50% के मूव्स दिखा चुका है। महीने भर की बात करें तो 70-80% ये शेयर चल चुका है। और अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि उन्होंने लुधियाना में ना 220 करोड़ में 5 एकड़ जमीन भी खरीदी है। तो अगर आप चार्ट देखेंगे तो वो तो तेजी का दिखेगा, लेकिन ये तेजी आपको कहां तक जाती दिख रही है? क्या 100 रुपए तक, 100 रुपए की ओर ये शेयर बढ़ चला है और अभी भी आप खरीदने की सलाह देंगे, या फिर अब थोड़ा सा रिस्की मामला हो गया इसका?
आई थिंक जब आप क्वेश्चन पूछ रहे थे तभी शायद आपको इसका आंसर पहले से ही पता था। देखिए इतना शार्प रनअप है, आप इसको अब बाय करें तो आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं रहेगा। हालांकि वॉल्यूम पिकअप है, स्टॉक में मूव है, मोमेंटम इंडिकेटर्स सब पॉजिटिव है, बट दिस इज टू शार्प अ मूव टू जंप ऑन टू नाउ। क्या 100 रुपए तक जा सकता है? देखिए थोड़ा सा लेवल दूर है फिलहाल, तो मैं कहूंगा इसमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। 82 से लेके 85 का जो जोन है इसके आसपास हो सकता है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आए, हालांकि वो भी यहाँ से करीब 10 रुपए दूर है, बट मैं कहूंगा अब इसे आप छोड़ दें। कोई डिप मिलता है तब हम फिर इसे रिकंसिडर करेंगे बाय करना है या नहीं। अब आई थिंक थोड़ी देर हो चुकी है। किसी के पास हो तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि मुनाफा वसूली करने की जल्दबाजी ना करें, क्योंकि स्टॉक में मोमेंटम है और कहीं भी थमने का साइन नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे आप 69 के आसपास अपना एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के इसमें बने रहें। जैसा मैंने बताया ऊपरी लेवल्स में आपको 80-85 के जो जोन्स हैं, यहाँ तक स्टॉक इस रैली में इस मोमेंटम में जाता हुआ नजर आ सकता है। फ्रेश बाइंग में कहूंगा अब इनिशिएट ना करें, इट्स टू स्ट्रेच राइट नाउ। ठीक है, ओमेक्स पर ये व्यू। आज फाइनेंस काउंटर्स में ठीक ठाक रौनक है हम कहेंगे। M&M फाइनेंस 4-4.5% ऊपर ये शेयर। L&T फाइनेंस होल्डिंग, हालांकि एक लंबा समय था जब ये कंसोलिडेट कर रहा था शेयर, लेकिन फिर चलने की शुरुआत हुई, 140 रुपए के ऊपर शेयर गया भी। आज हम L&T फाइनेंस में देख रहे हैं कि 4.5% पौने 5% के आसपास की तेजी है। और कल भी हमने देखा था कि L&T के साथ L&T फाइनेंस भी चल रहा था। आज भी कुछ उसी तरह का ट्रेंड है। सुमित जी, L&T फाइनेंस आपको लगता है कि फिर से 140 वाले स्तर के करीब जाएगा शेयर ये? यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया हुआ है बिल्कुल, और एक छोटा सा अगर आप अवर्ली टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस देखेंगे तो 131 के ऊपर अब ये सस्टेन करने के लिए रेडी है। तो अगर क्लोजिंग बेसिस पे मुझे मिल जाता है, बिल्कुल आप एक इसको स्विंग ट्रेड के लिए ले सकते हैं फॉर द प्रीवियस हाई ऑफ 140। अगर फाइनेंस में बात करें तो एक और स्टॉक है मुथूट फाइनेंस। यहाँ पे आप देखिए एक लोअर सपोर्ट से काफी अच्छा बाउंस बैक दिया है, और वो भी अभी करीबन 2.5% प्लस है और दिन के हाई स्तर पे है। तो मेरा कन्विक्शन वहां पे ज्यादा रहेगा। यहाँ पे आप 1245 करंट मार्केट प्राइस है, बाय कीजिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1226 एंड टारगेट कैन बी 1282। ठीक है, ये L&T फाइनेंस पर आज एक मूव दिख रही है, लगभग 5% की मूव है। ठीक है, ऑटो स्टॉक्स में जिस तरह की मूव है, क्या ये एक लेग ऑफ मूव हो चुकी है? नंबर्स आने हैं, बाजार कितना तक स्टॉक प्राइस में ऑलरेडी प्राइस्ड इन है? अगर आप टाटा मोटर्स को देखें उसमें मूव आई थी, मारुति टू व्हीलर और पीवी सेगमेंट के नंबर्स, उनके जो फिगर्स हैं वो लगातार इंप्रूव दिख रही हैं आपको लास्ट मंथ में भी, और इस मंथ में भी टाटा मोटर्स की पीवी सेगमेंट की लगभग 5% की ग्रोथ एमओएनएम यहाँ पर हो सकती है, और साथ ही सीवी सेगमेंट में 7% की बढ़ोतरी हो सकती है। टाटा मोटर्स के स्टॉक को एक बार समझते हैं। ये कुछ एक्सपेक्टेशन है जो अगस्त के सेल्स फिगर्स हमारी इन हाउस रिसर्च टीम ने तैयार किए हैं। इसके हिसाब से क्या अक्षय, टाटा मोटर्स का या फॉर दैट मैटर अशोक लेलैंड का ट्रेड ऑलमोस्ट हो गया इन नंबर्स पर, या फिर एक फर्दर मूव आ सकती है? एक बार चार्ट चेक करेंगे आप दोनों स्टॉक्स के? जी, ऑटो स्पेस में आप प्रियंका जी देखे, जब भी मंथ एंड का समय रहता है तो एक हलचल रहती है, एक पॉजिटिव रिकवरी या बाउंस बैक मिलता है, क्योंकि मार्केट ऑटो नंबर्स की खोज में रहता है कि कौन से स्टॉक में मुझे ट्रेडिंग के लिए दाव लगाने हैं। तो यहाँ पे आपने टाटा मोटर्स का जो जिक्र किया है, यहाँ से एक ट्रेडिंग बाउंस मिल सकता है। 623 का रेट है, 600-610 में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बनाया है स्टॉक ने, पर फिलहाल मैं एक बाउंस के लिए ट्रेड करूंगा। ये जो बाउंस 640 तक हो सकता है। ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, पर फिलहाल मैं 640 तक ही मैं अपना टारगेट रिस्ट्रिक्ट करूंगा, क्योंकि 640-50 एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस रहा है। वहां पे अगर ब्रेकआउट हो तो फ्रेश एंट्री कीजिए। फिलहाल आप 630-640 तक टारगेट बना के चले। और रही बात अशोक लेलैंड की, जिसका आपने जिक्र किया है, तो फिलहाल थोड़ा सा मोमेंटम इसमें आउट है। स्टॉक ने 178 ब्रेक करा था, तब से मोमेंटम फेड आउट हुआ है। तो मैं कहूंगा इसे आप मिस कीजिए, इसे वेट एंड वॉच पे रखते हैं। ऐसा नहीं कि खराब है, पर मोमेंटम न होने के कारण मैं कहूंगा वेट एंड वॉच पे रखिए। टाटा मोटर्स और बजाज ऑटो जो मैंने शो पे एक रेकमेंड करा है बाइंग के लिए, वो आप कंसिडर कर सकते हैं ऑटो स्पेस में। थोड़ा सा तो ऑफ कोर्स प्लेड आउट हो चुका होता है ट्रेड, क्योंकि पिछले हफ्ते से ही चल रहे थे ऑटो स्टॉक्स। ठीक है, लेकिन नंबर्स जब स्ट्रॉन्ग आते हैं, एक्सपेक्टेशन से बेहतर आते हैं, तो एक ट्रेड बाकी बचता है। तो बजाज ऑटो और टाटा मोटर्स, इन पर ध्यान रखने की जरूरत है। टू व्हीलर स्पेस पे तो मोमेंटम पॉसिबल इस क्वार्टर में भी, इस मंथ में भी है, अगस्त मंथ में। ठीक है, वक्त एक बार हेडलाइन